So we are live now on TPF शिखर स्वर के एक और एपिसोड के साथ में हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारा जो एपिसोड है वो रूबरू विद महेंद्र नाहटा जी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा को कि आज के हमारे स्पीकर और पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। अभी से जय जिनेन्द्र, परम पूज्य परम वंदनीय तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सबक वंदन। आज तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के इस शिखर स्वर कार्यक्रम में पधारे हुए श्रीमान महेंद्र जी नाहटा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष है। आज हम हमारे एकादशम अधिशास्ता हमारे आचार्य प्रवर का 59वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज आपका जन्म दिवस है और हमारे लिए परम प्रसन्नता की बात है। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हुआ, आपके प्रति अभिवंदना करता हुआ यह मंगल कामना करता हूं कि आप युगों युगों तक इसी तरह हमें तेरा पंथ धर्म संघ को अनुशासना देते रहें। आज परम पूज्य आचार्य प्रवर के निर्देशानुसार 10:10 पर जो हमें मंत्र दिया गया है सहिता भारमवासम, उसका हम उच्चारण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सहज ही हमें यह अवसर प्राप्त हो गया है कि हम हमारे आचार्य प्रवर के प्रति बहुत बहुत अभ्यर्थना व्यक्त करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवंदना करते हैं और हम तेरापंथी जितने भी सब हैं आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम जो हमारा शिखर स्वर इस लॉकडाउन पीरियड का जो यह दूसरा चरण है, उसका यह अंतिम चरणों में है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट, जो जिनको हम सुनेंगे, जिनसे रूबरू होंगे, जिनकी सफलता की कहानी हम सुनेंगे, सफलता की उनकी सारी गुण हम सुनेंगे, श्री महेंद्र जी नाहटा, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं और हम सबको आपको सुनने का, आप जैसे व्यक्तित्व को सुनने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह है श्रीमान डॉक्टर विजय जी चोपड़ा आपका परिचय प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में हमारा 10:10 पर मोनिका अलमानी बंसाली से हमारा जो मंत्र है वह उच्चारित होगा। उसके बाद में महेंद्र जी का हमारा वक्तव्य होगा। मेरा निवेदन विजय जी चोपड़ा से। आराध्य के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, अपने स्पीकर श्री महेंद्र जी नाहटा और फेसबुक और जूम पर देख रहे मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए डबल खुशी का मौका है। हमारे आराध्य परम पूज्य आचार्य प्रवर का जन्म दिवस है। लॉकडाउन के इस पीरियड में भी जन्म दिवस मनाना और वो भी वर्चुअली मनाना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हो सकता है हर व्यक्ति आचार्य ना पहुंच पाए, लेकिन आज एक सहज अवसर मिल गया
कि हम टीपीएफ के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आचार्य वर्ग की अभिवंदना कर रहे हैं। आज उसके साथ ही चूंकि आचार्य प्रवर भी सरदार शहर से संबंध रखते हैं, आज के हमारे स्पीकर भी कोइंसिडेंटली सरदार शहर से ही हैं, श्रीमान महेंद्र जी नाहटा। 1959 में आपका जन्म हुआ है, सरदार शहर से आप बिलोंग करते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आप जब अपने व्यवसाय में लगे तो आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट लाइन को चुना और देखते ही देखते बुलंदियां आपके चरणों में आने लगी। आपने HFCL नाम की एक कंपनी बनाई जो एक समय में बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आज हम इस कार्यक्रम में आपको ला भी इसलिए वजह से रहे हैं कि आपने केवल ऊंचाइयां ही नहीं देखी, ऊंचाइयों के साथ आपने कुछ नीचाव के पड़ाव भी देखे और फिर आपने कठिनाइयों का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए दोबारा वो जो मुकाम हासिल किया है कि आज वो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के अंदर भी डायरेक्टर है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी न किसी रूप में मुकेश अंबानी के साथ जुड़े। आप उनकी कंपनी में डायरेक्टर होना हमारे संघ के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आप वर्तमान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक बार एक लेख आया था जिसमें मुकेश अंबानी के अनेक एडवाइजरों का उल्लेख किया गया था। उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने उस इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर पढ़ा कि उनके पॉलिटिकल एडवाइजर श्री महेंद्र जी नाहटा में हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व का हमारे तेरापंथ धर्म संघ में होना निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है और मुझे आज उनका परिचय देते हुए परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप वर्तमान में मेंबर जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और मद्रास के मेंबर हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि भारतीय स्तर की संस्थाओं में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप इसी तरह से बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के भी माननीय सदस्य हैं और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी आप माननीय सदस्य हैं। ऐसे व्यक्तित्व का आज हमारे बीच में आना, और मैं इनकी विशेषताओं को बताऊं कि विजय भैया 10:10 हो गए हैं। हाँ, एक बार पहले उच्चारण कर ले। हाँ, पहले उच्चारण, उसके बाद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आचार्य वर्ग के आज आदेशानुसार निर्देशानुसार हम चैता भारम वासम का उल्लेख करेंगे। मोनिका जी। हाँ, सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के प्रतिरूप महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन। तो हम शुरू करते हैं। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लोए
पत्तो गई मणुत्तरम, पत्तो गई मणुत्तरम। ओम अरहम। ओम अरहम। विजय जी करें। विजय जी। मैं आज बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वप्रथम आचार्य प्रवर को पुनः वंदन करता हूं और उनके जन्म दिवस पर पूरे धर्म संघ की तरफ से यही मंगल कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहते हुए इसी तरह से तेरापंथ धर्म संघ की पताका को लहराते रहें और हम सबका मार्गदर्शन और उद्बोधन करते रहें, ताकि तेरापंथ धर्म संघ पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म संघ बन सके कि पोस्ट कोविड के बाद भी लोग गर्व से कह सकें कि यदि किसी को बनना है तो तेरापंथी बनना है। मैं महेंद्र जी के बारे में बता रहा था। महेंद्र जी चूंकि दिल्ली में निवास करते हैं, हम भी दिल्ली से कनेक्टेड हैं, काफी बार उनसे वार्तालाप होता है। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व, सरल हृदय व्यक्तित्व, मन में किसी तरह की कोई बात नहीं, जो कहना है स्पष्टता के साथ कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम, चूंकि वो आज बहुत आर्थिक स्थिति से संपन्न व्यक्तित्व हैं, हमने जब भी कभी समाज के लिए किसी भी काम के लिए उनसे जब भी संपर्क किया तो उन्होंने सहृदयता के साथ, खुले मन के साथ, उदारता के साथ, भामाशाह की तरह हमेशा हमारा सहयोग किया। मैं ऐसे व्यक्तित्व को आज तेरापंथ के इस शिखर स्वर में बुलाकर, जो हमारा एक थीम था कि हम ऐसे व्यक्तित्व को समाज के सामने लाएं जिन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखते हुए आज इन ऊंचाइयों को छुआ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महेंद्र जी भी उन हमारे तेरापंथ के प्रमुख श्रावकों में से हैं जिन्होंने ये सब ऊंचाइयां नीचाइयां देखते हुए आज जिस स्तर पर पहुंचे हैं। हम सब गौरव के साथ कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व पर न केवल तेरापंथ धर्म संघ को, टीपीएफ को, बल्कि समाज के हर व्यक्तित्व को नाज है। और मैं चाहूंगा कि आज वो अपने वक्तव्य में ये अवश्य बताएं कि किस तरह से उन्होंने सफलता और असफलता के दौर को पार करके कौन सी ऐसी उनके सामने चुनौतियां आई, कैसे उन्होंने धर्म के आधार पर, या कैसे ऐसे उनके पास कोई तत्व थे, सफलता के ऐसे कौन से सूत्र थे जिनसे उन्होंने इस सफलता को छुआ। मैं विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं श्रीमान महेंद्र जी नाहटा को कि वो आज हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को अपने सफलता के राज भी बताएं और उन्हें मार्गदर्शन भी दें कि कोविड-19 के, पोस्ट कोविड की स्थिति के बाद, चूंकि गवर्नमेंट ने फिर 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, हम किस तरह से इन स्थितियों का सामना करते हुए सोने की तरह खड़े होकर उतरे और अपनी इन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए सफलता के कदम छुए। विनम्रता के साथ निवेदन, श्रीमान महेंद्र जी नाहटा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। सर्वप्रथम आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में शत प्रणाम, सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में शत प्रणाम। आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन है, जो मुझे मौका मिला आप सबसे साक्षात्कार का, उस दिन जिस दिन हमारे धर्मगुरु आचार्य महाश्रमण जी का 59वां जन्म दिवस है। मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे उन्होंने आप सबसे साक्षात करने का मौका दिया। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व ही एक भयानक संकट से गुजर रहा है। लाखों लोग कोरोना वायरस की बीमारी से पीड़ित हैं। 2 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विश्व के अति विकसित देशों में भी ये बीमारी भयंकर रूप से फैली हुई है। ऐसे समय में हमारे देश के नेतृत्व ने जिस दूरदर्शिता का तथा हमारे देशवासियों ने जिस अनुशासन और साहस का परिचय दिया, वह विश्व में एक उदाहरण बन गया है। किसी भी अन्य देश की तुलना में हमारे देश में मृत्यु दर सबसे कम है। ये हमारी सरकार द्वारा उठाए गए पॉजिटिव स्टेप्स का ही परिणाम है और जनता के द्वारा अनुशासन का जो पालन किया गया उसका परिणाम है। यह बात विश्व में व्यापक रूप से सिद्ध हो गई है कि मांसाहार कितना हानिकारक है, क्योंकि यह महामारी जानवरों से ही फैली है जो मांसाहार के लिए पकड़ कर लाए गए थे। इस महामारी के कठिन समय में हम सब एक कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं, चाहे कोई व्यापारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कोई सर्विस में हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, सभी को कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ा है। देश में कुछ समय के लिए विषम आर्थिक स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। ऐसे समय में हम सबका कर्तव्य है कि अपने समाज के लोगों को जहां भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो, हम उसमें उनकी पूरी तरह से मदद करें।
समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम जो भी हैं समाज के कारण हैं। इसलिए हमारा पावन कर्तव्य है कि जहां भी हमारे किसी भाई या बहन को कोई परेशानी हो, हम अवश्य उनकी मदद करें। परोपकार जैन धर्म का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न शिक्षा है। हमारी शिक्षा के इस अभिन्न अंग को ध्यान में रखते हुए अपने उन सभी भाई बहनों को जिनको किसी प्रकार की आवश्यकता हो, उनकी मदद के लिए आगे रहना है। भाइयों और बहनों, अपने बारे में मैं ज्यादा कुछ तो क्या बोलूंगा, ऐसा कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया है कि मेरा जितना विजय जी ने प्रशंसा की उतनी की मैं लायक हूं। फिर भी कुछ बातें जो अपने जीवन में मैंने सीखी है आपको बताना चाहूंगा। अपना स्टूडेंट लाइफ के बाद व्यापारी कार्यक्रम मैंने चाय के बिजनेस से चालू किया था, जो मेरा पैतृक बिजनेस था। उसके बाद मैं अब टेलीकॉम जैसे उच्च तकनीक वाले व्यापार में भी कई वर्षों से लगा हुआ हूं। इस काम में लगे रहने के समय में मुझे देश में विदेश में बड़े बड़े व्यक्तियों से संपर्क में आया और बहुत कुछ मैंने सीखा। उसी के बारे में आप सबको आज बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले जो अपने जीवन में मैंने सीखा है, किसी भी परिस्थिति में मनोबल कम नहीं होने देना है। चाहे समस्या कितनी बड़ी हो या चैलेंज कैसा भी हो, हमने अपना मनोबल कभी कमजोर नहीं होने देना है। जीवन में हम सभी को कभी ना कभी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। मैंने हर तरह का समय देखा है। जैसा भाई विजय जी ने कहा, अच्छा भी और बुरा भी और फिर अच्छा भी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैंने अपना मनोबल कमजोर नहीं होने दिया। अपने धर्म में तथा अपने गुरु में अटूट आस्था और विश्वास रखा, और इसी अटूट आस्था और विश्वास ने मेरा मनोबल हमेशा बनाए रखा और मैं हर बाधा को और संकट को हंसते हंसते पार कर सका। मैं आपको सन 2001 के लगभग की एक बात बताता हूँ। बड़ी कठिन परिस्थिति थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी, जहां तक मुझे याद है, राजलदेश्वर में विराजमान थे। मैं वहां उनके दर्शन करने गया। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, अपना मनोबल कम न होने देना, यह समय भी जल्दी ही गुजर जाएगा। गुरु के मुंह से निकला हुआ यह वाक्य एक भविष्य दृष्टा के मुंह से निकला हुआ वाक्य था तथा उनका आशीर्वाद था। मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। गुरु की वाणी यथार्थ में परिवर्तित हुई। समय के साथ जल्दी सारे संकट दूर हुए। यह इस बात का परिणाम था कि गुरु में हमारी अटूट आस्था थी, धर्म संघ में हमारा अटूट विश्वास था। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक मनीषी थे। विद्वता में उनके समान कोई नहीं था। एक बार मैं प्लेन में सफर कर रहा था, हवाई जहाज में। मेरी मुलाकात रमेश भाई ओझा से हुई। संयोगवश मेरे बगल में बैठे थे। बातचीत में उन्होंने पूछा, आप किस धर्म से संबंधित है? जब मैंने उनको बताया कि मैं तेरापंथी जैन हूं, तो अच्छा, आप आचार्य महाप्रज्ञ जी के शिष्य हैं? उनसे बड़ा मनीषी आज हमारे बीच में और कोई नहीं है। एक दूसरे धर्म गुरु ने अपने आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में इतनी बड़ी बात कही। ये हमारे सबके लिए गर्व का विषय था। ऐसे ही संयोगवश मेरी एक बार मुलाकात वर्तमान गृह मंत्री अमित भाई शाह से हुई। उस समय वो गृह मंत्री नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा, नाटा जी, केलवा में मैंने और मेरे बेटे ने एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन किए थे। उन्होंने 5 मिनट में जो बातें कही, उस समय तो मैं समझ नहीं पाया। घर जाकर मैंने जब वो उन सब चीजों को सोचा तो लगा उस 5 मिनट के या 7 मिनट के वार्तालाप में उन्होंने मेरे जीवन की सारी बातों को एक शिष्य की तरह मेरे सामने रख दिया है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जिनका आशीर्वाद मुझे हर समय मिला। मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत से लोग जब परिस्थितियां खराब होती है उस समय हिम्मत हार देना उन सब और स्थिति को भाग्य पर छोड़ देना उन सब के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन नहीं, विषमता से हारना नहीं बल्कि उससे लड़ते रहना है। कीप फाइटिंग नो मैटर व्हाट। हार मत मानिए, फाइट विल मेक यू टफर एंड स्ट्रॉन्गर। मुझे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनसे मेरा निजी परिचय था, और वो आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन करने दिल्ली में मेरे निवास स्थान पर भी पधारे थे, उनकी लिखी हुई पंक्तियां इस विषय में मुझे याद आती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, गीत नए गाता हूं। तो किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी और अपना भाग्य स्वयं अपने आप को बनाना है। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन हमें जीवन को इस तरह से जीना है
जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो हमें लगे कि यह जीवन हमें एक बार फिर से जीना है, वही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। आप किसी के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई बाहर से आकर आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। आपको अपने काम से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को खुद ही सफल बनाना है। इसके आगे एक बड़ी बात, जो मनोबल नहीं खोना, अपना जीवन अपने आप बनाना। इसके बाद मैंने एक बड़ी बात सीखी है कि हमें असफलता से कभी नहीं डरना। असफलता जीवन का हिस्सा है। हम काम करेंगे, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। ये असफलता से हमें कभी डरना नहीं है। थॉमस एडिसन, जिसने 1000 एक्सपेरिमेंट उसके फेल हुए थे, तब 1001वीं बार उसने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में एक चुनाव को छोड़कर सारे चुनाव हारे थे। 2 बार उनका दिवाला निकला था, लेकिन वो किसी असफलता से डरे नहीं। और जो अंतिम चुनाव उन्होंने जीवन का लड़ा, उस चुनाव को जीतकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, असफलता जीवन में आएगी। आप यदि असफल नहीं हुए तो मैं तो ये कहूंगा शायद आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। असफलता से डरना नहीं है, उसको सफलता की सीढ़ी समझना है। जैसा भाई विजय जी ने कहा, ऊंचाइयां और असफलता सब देखी जाती है जिंदगी में, लेकिन किसी भी असफलता से डरना नहीं, बल्कि उसको सफलता की सीढ़ी समझ के मुकाबला करके आगे बढ़ना है। यह मेरे जीवन में मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगली चीज अपनी जिंदगी में मैंने सीखी कि जिंदगी को आसान नहीं समझना चाहिए। यदि जीवन इतना आसान होता तो न तो लाल बहादुर शास्त्री होते, न वल्लभ भाई पटेल होते, न धीरूभाई अंबानी होते, और न शायद नरेंद्र मोदी होते। ये वो सब लोग हैं जो समय की सारी कठिनाइयों को सहते हुए अपने कार्य क्षेत्र में शिखर पर पहुंचे। कहने का तात्पर्य यह है, नेवर गिव अप। 7 बार गिरे तो 8वीं बार उठकर चलें। अगली सीख मुझे जीवन में मिली कि भविष्य के प्रति हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आशावादी बने, निराशावादी नहीं। आप धीरूभाई अंबानी का उदाहरण लें, बिल गेट्स का उदाहरण लें, वॉरेन बफेट का उदाहरण लें, या मुकेश अंबानी जी का या स्टीव जॉब का उदाहरण लें। इन सब में उन बहुत से अन्य व्यक्तियों से एक डिफरेंस यही है कि उन्होंने भविष्य को आशा की नजरों से देखा और ऑप्टिमिस्टिक रहे। और यदि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। मैंने अपने जीवन में कई बार देखा, शुरू में जब अपना कार्य टेलीकॉम क्षेत्र में मैंने चालू किया, बहुत बार निराशा याद लगती थी। तो वो समय था, मैं आपको बात बताता हूँ, 1989-91 के आसपास की, जब हर क्षेत्र में लाइसेंसिंग का राज था। कोई भी चीज को आप उद्यम को चालू करना हो, लाइसेंस लेना पड़ता था। मैं उस समय चाय के व्यापार में अमृतसर रहता था, तो लाइसेंस के राज में से निपटने के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ता था, और कोई ऑफिस मेरी थी नहीं। मैं खान मार्केट में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑफिस होती थी, उसके नीचे रास्ते पे टाइपिस्ट बैठे रहते थे, उनसे टाइप कराता था जो अपनी एप्लीकेशन और देनी होती थी। और बार बार मैं परेशान होता था, कितनी बार दिल्ली आऊंगा, कितनी बार ऐसे सब चौकों दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ेगा, छोड़ो इस काम को, अपने चाय के व्यापार में लगे रहो। एक दिन मैं उस टाइपिस्ट के पास एक टाइप करा रहा था, टाइप कराने गया था। एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, मोटे से बड़ी छड़ी लिए हुए, धीरे धीरे आए और कुछ एक एप्लीकेशन टाइप कराने लगे। क्योंकि टाइप सामने हो रही थी, मैं पढ़ने लगा। एप्लीकेशन में लिख रहे थे, भाई मेरी पेंशन आपने दी नहीं, आधी पेंशन दी है, मुझे पूरी पेंशन देनी चाहिए। खैर एप्लीकेशन टाइप हुई, उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, रुमाल खोला, उसके अंदर से एक रुमाल और खोला और उसमें 2 रुपए का नोट निकाल के उस टाइप करने वाले को दिया। और वो 2 रुपए दिए तो टाइपिस्ट ने कहा, जी आप तो हमेशा ऐसे पैसे कम दे के जाते हैं मुझे। खैर उसने कुछ बोला नहीं, व्यक्ति ने अपनी छड़ी हाथ में ली और धीरे 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 पैदल, मोटी शख्सियत थी, पैदल चलता हुआ वापस चला गया। मैंने टाइपिस्ट से पूछा, कि मैं खुद बहुत निराश था उस समय, मैं टाइपिस्ट से पूछा, भी ये व्यक्ति कौन थे जो ऐसी एप्लीकेशन टाइप करा रहे थे? बोले साहब ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमएच बेग थे। मैंने कहा, अरे एक एमएच बेग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, जो फेमस चीफ जस्टिस थे, उनको एप्लीकेशन बार बार देनी पड़ती अपनी पेंशन लेने के लिए, तो भाई महेंद्र तुम क्यों डर रहे हो? ये तो तुम आके जो एप्लीकेशन है बार बार दे रहे हो, जो एक साधारण व्यक्ति हो, तो उसमें डरने की क्या आवश्यकता है? वो निराशा की जो घड़ी थी, एक ऐसा एग्जाम्पल देख के जो मैंने देखा उस समय,
वो निराशा मेरी दूर हुई। और उसके बाद खैर आगे भविष्य में जो हुआ सामने है, टेलीकॉम के व्यापार में हम आ सके और उसके बाद बड़ी बड़ी शख्सियतों से जुड़ के आगे आगे और काम कर सके। मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं कि जिनके दिमाग में बहुत ही अच्छी आइडियाज होती हैं, लेकिन सुबह उठकर वो आइडियाज को भूल जाते हैं, अपना बैग उठाकर फिर ऑफिस चल पड़ते हैं। उनके अच्छे आइडियाज कभी भी कार्यान्वित नहीं हो पाती। हमें आवश्यकता इस बात की है, हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपने जो दिमाग में अच्छी आइडियाज आती हैं उसको कार्यान्वित करें। उस विश्वास, अपने पर विश्वास रख के अपने दिमाग के आइडियाज को कार्यान्वित करके यदि हम करें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है, हर काम को दूसरों से पहले करना होगा। दूसरे निद्रा से उठे उससे पहले आपको उठना होगा। आपको ढूंढना होगा कि समाज को किस चीज की आवश्यकता है और उसी तरह के काम को करना पड़ेगा। जैसा भाई विजय ने बताया कि मैं रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य हूं, उसी का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। इस कंपनी को आप सब जानते हैं, किस तरह से देश में संचार क्षेत्र में कंपनी ने क्रांति लाई। इस कंपनी की शुरुआत मेरे ऑफिस से हुई थी और मेरा लड़का अनंत उसका प्रमोटर था। लेकिन आप एक चीज समझिए, मुकेश भाई ने उस कंपनी में आने के बाद, ये एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि क्या चीज की आवश्यकता, ये समझना और उस तरह के कार्य को करना व्यापार में। उन्होंने देखा देश में डेटा कम्युनिकेशन के नाम पर लगभग स्थिति जीरो थी। डेटा कम्युनिकेशन था ही नहीं, 3G था, 4G था नहीं। 3G में कोई डेटा कम्युनिकेशन हो नहीं पाता था। उस चीज को समझ के, उस आवश्यकता को समझ के एक डाटा कम्युनिकेशन प्रधान नेटवर्क का निर्माण उन्होंने किया और इतिहास आपके सामने है। 5 वर्षों के अंदर अंदर वो देश की सबसे बड़ी संचार कंपनी बन गई। विश्व में आज उसका नाम और फेसबुक जैसी कंपनियां उसके साथ हिस्सेदारी कर रही हैं। मेरे कहने का, इस एग्जाम्पल देने का तात्पर्य केवल एक है, ये जरूरत को समझना कि किस चीज की आवश्यकता है और उसी तरह के व्यापार में अपना कदम रखना या उस क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल ये आपके सामने रखा। जीवन में सफलता का एक बड़ा राज है कठिन परिश्रम। मैंने अपने कार्य में कठिन परिश्रम की आवश्यकता को कभी नहीं छोड़ा। एक समय में एक हमारी मार्बल माइंस थी, मैंने उन माइंस पर 50 डिग्री टेम्परेचर में पत्थरों पर खड़े रहकर महीनों महीनों काम कराया है। लंच के समय सूखी रोटी और दाल खाकर भी काम कराया है। मैं आज के युवा वर्ग को यह बताना चाहूंगा कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आपको शायद जानकर आश्चर्य हो, वापस मैं मुकेश अंबानी जी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि उनसे मैं बहुत जुड़ा हूं, कि विश्व के सर्वप्रथम 10 धनाढ्य व्यक्तियों में होने के बावजूद वो दिन में 16 से 18 घंटे काम करते हैं। कोई भी ईमेल ऐसी नहीं है जिसका वो जवाब नहीं देते। मैंने कितनी बार खुद रात को 1-1, 2-2 बजे तक उनसे मीटिंगें की है। यह आज के युवा वर्ग के लिए एक सीखने की बात है कि सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत के द्वार से ही होकर जाता है। यह सब चीजें मैंने जीवन में सीखी हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी बात अपने गुरु में, अपने धर्म में अटूट विश्वास और आस्था रखनी। कोई भी असफलता ऐसी नहीं है, कोई भी निराशा का समय ऐसा नहीं है कि इस आस्था से गुजर न सके। यदि धर्म गुरु में आप उसकी आस्था है, यदि आपके धर्म संघ में आपकी आस्था है, आपके धर्म में आपकी आस्था है और आप अपना मनोबल कमजोर नहीं होने देते, किसी भी संकट को आप पार कर सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, कड़ी मेहनत करनी है और निराशा को अपने बगल में कभी आने भी नहीं देना है। और मैंने ये अपने जीवन में सब कुछ देखा है और मेरा विश्वास है इन चीजों को आप अपने जीवन में ध्यान में रखेंगे। खासकर मैं युवा वर्ग को ये कहना चाहता हूं, इन चीजों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, सफलता आपके कदमों को छूमेगी। मैं आशा करता हूं आज आप सबको मैं अपने जीवन में जो कुछ सीखा उस बारे में कुछ बता सका। अंत में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हुआ पुनः गुरु चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकुर।
मैं एक कोटेशन पढ़ा हुआ मेरे को ध्यान आ रहा है, वो शेयर करना चाहूंगा आपकी इन बातों से। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अंकल मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने पास में, कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास में चैट बॉक्स में आए हैं, कई सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास में फेसबुक पर भी आए हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा। पहला क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है पन्ना लाल जी वैद का, दिल्ली से। पूछ रहे हैं व्हाट बिजनेस वी कैन सेट इन फील्ड ऑफ डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप वापस बोलेंगे? जी अंकल, क्वेश्चन आ रहा है अंकल कि व्हाट बिजनेस वी कैन सेट इन द फील्ड ऑफ डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आज टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने किस तरह से बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं, इफ वी आर लुकिंग एट डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, एक तो आप जो अपना व्यापार कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो सकता है, और उसको यूज को करते हुए आज अपने जो व्यापार कर रहे हैं उसको भी बहुत बढ़ा सकते हैं। डेटा को यूज करें, डेटा एनालिटिक्स को यूज करें। और बल्कि हमने ये देखा है कि आज का जो लॉकडाउन पीरियड था, ये डेटा के कारण ही था कि फिर भी लोग अपने व्यापार को कुछ हद तक चला सके। तो आज डाइवर्सिफिकेशन की तो बात छोड़ें, एग्जिस्टिंग व्यापार में भी जितना डेटा का यूज कर सकें, डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकें, आज के व्यापार में भी हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जहां तक डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, बहुत बड़ा विषय है। पनाल जी साहब को मैं कहीं पर्सनल मिलूंगा तो ज्यादा डिटेल में समझा पाऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो दुनिया में आज के दिन बहुत बड़ा काम हो रहा है, और इसका बड़े हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लाइफ साइंसेस हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, बहुत बड़ा यूज है। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अवसर काम के आएंगे, और ये अगले 20-30 सालों तक चलने वाले काम है। इसमें आप ध्यान दें तो जरूर व्यापार बढ़ोतरी हो सकेगी, और एग्जिस्टिंग व्यापार भी बढ़ सकता है, और नया व्यापार भी चालू किया जा सकता है। थैंक यू अंकल। मैं अनम्यूट करना चाहूंगा सलील लोढ़ा जी, हमारे नेशनल पास्ट प्रेसिडेंट को, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सलील भैया। जय जिनेन्द्र साहब, महेंद्र जी नाटा, जिन्होंने असफलता से सफलता की एक कहानी फौलादी जिगर से शुरू की है, कड़ी मेहनत की है। वो क्या कारण थे जब युवा महेंद्र, जिन्होंने 40वां वसंत भी नहीं देखा था और असफलता से सफलता की ओर बढ़ रहे थे, उस टाइम लगभग 1996 में जब लोग 50,000 1 लाख रुपया डोनेशन के लिए सोचते थे, उस टाइम युवा महेंद्र ने 1 करोड़ की घोषणा अपने सधार्मिक भाइयों के लिए, कोई भी चिकित्सा, शिक्षा और अन्न से वंचित न रहे, उसके लिए इतने दया के भाव, करुणा के भाव उस युवा महेंद्र नाटा में, जिसका जिगर फौलादी था, कड़ी मेहनत का मंत्र था, वो कैसे आए? देखिए, वो आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञा जी उस समय युवा आचार्य थे, उनकी प्रेरणा का परिणाम था। मुझे याद है ये घोषणा लाडनू में की थी, और उन्हीं दोनों मनीषियों की प्रेरणा थी कि समाज के लिए कुछ करना है। उसी प्रेरणा से उस समय ये बात मैं समाज के सामने रख पाया था। आचार्य महर्षि प्रज्ञा जी के बारे में तो मैंने बताया, और आप सब जानते ही हैं। आचार्य तुलसी से भी कई बार, जैसे आप सब बहुत लोगों को साक्षात्कार का मौका मिला ही है, मुझे भी मिला था। उनकी आंखों में जो तेज था वो तो अतुलनीय था, और उनकी आंखों में तेज, और वो आपकी आंखों में आंखें डाल के कोई बात कहें तो उसको तो नकार पाना मुश्किल ही था। उनकी प्रेरणा थी, उस समय घोषणा में कर सका। और मुझे एक प्रसंग और याद आता है, ये बड़ा अलग हटके है। मेरे एक सज्जन बड़े भाई थे, कजन ब्रदर। जैसे कभी कभी समाज में होता है कि विरोध करना भी लोग कई बार करते हैं, समाज का भी, धर्म संघ का भी।
तो मेरे से उनकी बातचीत हो रही थी। बोले कि मैं तो आचार्य श्री तुलसी के पास जाऊंगा और आज दर्शन करने हैं और ये बातें करूंगा, बड़ा मुझे खराब लग रहा है, बड़ा विरोध करना है मुझे। ठीक है, करिए आप। मैं भी उनके साथ गया था, बैठा था, बातचीत करने लगे। कोई विरोध का एक स्वर नहीं, गुरु चरणों में वंदना, जो गुरु कहे उसको समझना। मैंने आगे पूछा, भाई जी क्यों हो थे? तो मन कहा कि मैं बहुत विरोध कर छू। नहीं नहीं यार, बारे सामने गयो, आंखें डाली, हिम्मत ही को नहीं हुई कि बात करने की। ऐसा तेज आचार्य तुलसी में था। तो उनकी प्रेरणा थी, जिस प्रेरणावश हम लोग को समाज के काम आ सके, इस बात की मुझे खुशी भी है। और आगे भी कामना यही है कि जब जब जरूरत पड़े समाज के हम काम आ सके। लुंगर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। सॉरी अंकुर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अजात शत्रु श्री मांगीलाल जी सेठिया जी का, जो दिल्ली से हमारे साथ हैं। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार। मैं आपके बारे में, मेरा जो इम्प्रेशन था कि बहुत बड़े आदमी हैं, और आपकी फैमिली के बारे में और मैं जो जानकारी थी उस ढंग से हैं, मेरा वो था। किंतु आप जिस कठिन परिस्थितियों में निकले और जिस ढंग से आपने आज प्रोग्रेस की है, वो सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए तो आपको कम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। दूसरा, हम लोग जो इंडस्ट्री में हैं, हम लोग करीब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास टूल रूम भी है, प्रेस शॉप भी है, मोल्डिंग शॉप्स भी हैं, और भी काफ़ी हैं। और हम लोग खास तौर से OEMs, फिलिप्स वगैरह इनसे जुड़े हुए हैं। और ऑटोमोबाइल्स में भी हम जापानीज कंपनी के साथ उनको कंपोनेंट्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। अभी जैसी स्थिति चल रही है उसमें लगता है कि ऑटोमोबाइल्स में कुछ टाइम लग सकता है, और मुझे पता नहीं कैसे होगा, और इकोनॉमिक्स को भी इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में और में हमारे पास कई सुविधाएं हैं, हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और आपको वास्ट नॉलेज है इंडस्ट्रीज के बारे में, और खासतौर से टेलीकॉम वगैरह के बारे में। कैन यू सजेस्ट समथिंग कि भी डाइवर्सिफिकेशन और करें, क्या करें? अभी हम लोग मोस्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइटिंग्स वगैरह ये सब फिलिप्स को बना के देते हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स, आयरन्स, टोस्टर्स, ये सब हमारा काम है। और हम प्राइस सभी बड़ी कंपनियों को ये सब सप्लाईज करते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन में भी ये हमारे लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, जिसमें कि, क्योंकि आप तो अभी जैसे फाइबर ऑप्टिक्स में और में कई चीज़ों में जा रहे हैं, तो उसमें भी हम एज ए सब्सिडरी या कुछ सप्लायर के रूप में कुछ आ सकते हैं क्या? इसलिए। और दूसरा, इकोनॉमिक्स को सुधरने में और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को आने में कितना समय लग सकता है? आपका क्या आइडिया है? 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एक्चुअली? क्योंकि आपका पॉलिटिशियन से और से सभी से संपर्क है और काफी आइडियाज आपके पास आती रहती हैं। तो प्लीज आप जो इन पर थोड़ा लाइट डालिए। जी साहब, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। धैर्य, सहनशीलता, अच्छा स्वभाव, इसमें तो आपके बराबर व्यक्ति हमारे समाज में बहुत कम है। इसीलिए गुरुदेव ने आपको अजात शत्रु की उपाधि दी है। अब मैं आता हूं आज की इकोनॉमिक अवस्था के ऊपर। देखिए, समय मेरे ख्याल से तो बड़ा विषम है। आप यदि एक डाटा आपने देखा हो कि मार्च के महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1,05,000 करोड़ जो पिछले साल था, उससे घटकर 28,000 करोड़ रुपए रह गया। 1,05,000 करोड़ से घटकर 28,000 करोड़। अप्रैल महीने में तो मुझे लगता है इतना भी नहीं हो पाएगा। किसी एक बड़े विशेष व्यक्ति से कल रात को मैं मिला था, सरकार में इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। उनका कहना था कि ये स्थिति को सुधरने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो जिस तरह से व्यापार कम हुआ है और
फैक्ट्रियां बंद रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपने एग्जांपल दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर या कोई भी सेक्टर अछूता इससे नहीं है, टूरिज्म ले लें, होटल इंडस्ट्रीज ले लें, एयरलाइंस ले लें, कोई भी सेक्टर इससे अछूता नहीं है। इसको वापस सही लाइन में आना और पहिए को सीधे रास्ते पर वापस जाना, ये कम से कम 1 साल का समय है, और 4 से 6 महीने तो थोड़ा और कठिन परिस्थिति का समय रहने वाला है। तो ऐसे समय में हम यदि आशा करें कि बहुत जल्दी स्थिति ठीक हो जाएगी, नहीं होने वाली है, लेकिन साथ साथ मेरा यह विश्वास भी भारतीय इकोनॉमी पर है कि ऐसा नहीं है कि कोई डूम्सडे एनवायरनमेंट बन रहा है। स्थिति सुधरेगी, और जब सुधरनी चालू होगी तो जल्दी सुधरेगी, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत है, कंज्यूमरिज्म है। आज 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के हैं, जो कंज्यूमरिज्म हमारे देश में इतना बड़ा है, इसलिए स्थिति सुधरेगी, जल्दी सुधरेगी, लेकिन सरकार के पास पैसे की कमी होने के कारण कई योजनाओं के ऊपर काफी असर पड़ेगा। जहां तक टेलीकम्युनिकेशन में डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, बहुत सी नई चीजें आने वाली हैं। इसमें आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी चीजें बना रहे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही संबंधित बहुत सी चीजों का निर्माण आप अपने कारखाने में कर सकते हैं, चाहे वो मॉडेम हो, चाहे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स हो, या जो 5G जैसे नए तकनीक बाजार में आ रही हैं जो साल भर में आ जाएंगी, उसको ध्यान में रखते हुए किन नई चीजों में कदम रखना चाहिए वो एक डिसाइड किया जा सकता है। मैं आपसे स्वयं पर्सनली संपर्क करके इस बारे में जो आपने बताया है मुझे, उस बारे में कुछ सुझाव दे सकूं तो जरूर दूंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो रही है टेलीकॉम में, पहले 3G था, 4G था, 5G आ रहा है, और काफी चीजें इसमें की जा सकती है जो कंज्यूमर से संबंधित हैं, जिनका निर्माण आप भी कर सकते हैं। सो मैं आपसे स्वयं साक्षात्कार करके जरूर इस विषय में चाहूंगा कि आपको जो भी मैं सुझाव दे सकूं जरूर दूं। थैंक यू अंकुर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे श्रोताओं से कि जो क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्री के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जेनेरिक अगर करके क्वेश्चन देंगे तो शायद सबका आंसर उसमें समाहित हो पाएगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अंकल अभिनंदन बैद जी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज योर टेक ऑन मेकिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेकिंग रिलेशनशिप एंड देन मेंटेनिंग इट। मेकिंग तो एक अपनी जगह है, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने ये देखा है, बहुत से लोग रिलेशनशिप स्वार्थवश बनाते हैं और स्वार्थ पूरा हो तो भूल जाते हैं। मैंने लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया। यदि किसी से कोई कार्यवश रिलेशनशिप बनाई है तो उसको हमेशा मेंटेन रखा है। मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, जिन्होंने मेरी मदद की थी, उस मदद करने के 20 या 25 साल उपरांत भी आज भी वो लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ रखा है। क्योंकि रिलेशनशिप बनाना तो आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो ये बात सबको पता लगती है कि फला व्यक्ति है जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी मदद करने के लिए हर आदमी आपके साथ आगे आता है, कि उनको पता है कि आप रिलेशनशिप ये नहीं कि किसी स्वार्थवश बना रहे हैं और आज बना रहे हैं और कल भूल जाएंगे, बल्कि उनको इस बात का पता है कि आप रिलेशनशिप आज बना रहे हैं, तो आपका कार्य आज पूरा हो गया तो भी फ्यूचर में भी आप वो रिलेशनशिप बना के रखेंगे, और कभी उस व्यक्ति का कोई कार्य होगा तो आप उस समय उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। मैंने इस चीज की, इस प्रिंसिपल का जीवन में हमेशा पालन किया है, और मुझे तो लगता है कि मुझे इस चीज का बड़ा लाभ मिला है। लोगों को ये समझ है कि रिलेशनशिप हम बनाते हैं तो उसको आगे भी बढ़ाते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। साथ साथ एक दूसरा पक्ष आता है, एक तो आप किसी की मदद लेते हैं तब रिलेशनशिप बनाते हैं, और दूसरा आप मदद करने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। कोई आपको अप्रोच करता है कि आप उसकी मदद करें, उसका कोई कार्य करें, उससे काम आए, और आप इसलिए आपकी रिलेशनशिप बनती है। मैंने ये देखा है, जब आप ऐसा करें तो आपको ये मन में नहीं रहना चाहिए कि हम आज इसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं उसकी जरूरत के कारण, तो फ्यूचर में ये आदमी हमारे साथ आएगा या हमारे बहुत काम आएगा। मैंने देखा है बहुत से समय में बहुत बार आपको इस समय में दुख का सामना करना पड़ता है कि वो रिलेशनशिप जिसने आपसे बनाई वो आपके काम नहीं आया।
आप उसके काम आए, आपके काम नहीं आया। सो सबसे बड़ी बात है, आप उसके जब किसी की मदद करें उसमें अपना कोई स्वार्थ ध्यान में न रखें कि कभी हमारे ये काम आएगा इसलिए हम इससे रिलेशनशिप बनाए, या वो हमारे कभी हम आज इसके कोई काम आ रहे हो आगे हमारे काम आएगा, उसमें आपको दुखी होगा। आप मदद करें, जरूर करें, सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कोई इस भावना से न करें कि हमारे आगे कोई स्वार्थ की पूर्ति होने वाली है, तभी जीवन में सुख रहेगा। रिलेशनशिप बनाएं, जरूर बनाएं, लंबी रखें, और किसी के काम आप आए तो उसमें कोई वापस ये आशा मत करिए कि आपको कोई उसका रिटर्न मिलेगा। रिटर्न की आवश्यकता करने की उसमें है नहीं। थैंक यू अंकुर। एक क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, वैसे मैं इसी क्वेश्चन में मैं काफी सारे क्वेश्चंस और ऐड कर देता हूँ। व्हाट वुड बी द राइजिंग इंडस्ट्रीज इन पोस्ट कोविड सिनेरियो? कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जिनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी हो गया, चाय हो गया, ज्वेलरी हो गई, इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में स्पेसिफिकली लोग जानना चाहते हैं कुछ। देखिए, पोस्ट कोविड सिनेरियो में वैसे तो हर इंडस्ट्री को आगे आना ही है, क्यों कि इंडस्ट्रियों की हालत वैसे बंद रही है, खराब रही है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो पोस्ट कोविड सिनेरियो में ज्यादा मुझे लगता है आगे आएंगी, उन्नति होगी। जैसे हेल्थ साइंसेस है, हेल्थ सेक्टर, क्योंकि ये जो कोविड में एक चीज जरूर हुई है, लोगों को हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस की बहुत जागृति हुई है। लोगों को समझ में आया है कि देखिए, हेल्थ अपनी बनाए रखना तो अपना बचाव करके रखना होगा, हेल्थ कॉन्शियस हमें होना होगा। हेल्थ रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है इस पोस्ट कोविड सिनेरियो में बहुत प्रोग्रेस करेगी। इनमें सब में, चाहे वो हेल्थ के दवाइयां हो, एसेसरीज हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज हो, चाहे वो डिस्टेंस हेल्थ मैनेजमेंट हो, इन सब चीजों में बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। दूसरा, डिस्टेंट एजुकेशन, ई एजुकेशन, इसमें बहुत प्रोग्रेस होने वाली है, क्योंकि पता नहीं है ना स्कूलें कितने दिन बंद रहेगी, कॉलेजें कितने दिन बंद रहेगी, कब चलेगी, कब बंद होंगी। ये वायरस को एक दिन में तो खत्म होने वाला नहीं है। जब तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, जिसकी साल 1.5 साल तो मुझे कोई उम्मीद अभी दिख नहीं रही है, तब तक तो ये वायरस का प्रकोप चलता ही रहेगा। और आगे पता नहीं आगे कौन सा एक वायरस और आ जाएगा, किसी को पता नहीं है। तो इसमें डिस्टेंट एजुकेशन की इंडस्ट्री का, और एक समझता हूं मैं एक बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है ई एजुकेशन, डिस्टेंट एजुकेशन, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप आगे है। हेल्थ साइंसेज, डिस्टेंट एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा, तो इस कोविड सिनेरियो में हमने देखा टेलीकम्युनिकेशन ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी, टेलीकॉम सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, जो निर्बाध रूप से चलती रही, और उसी का परिणाम रहा आज जो आपस में बातचीत कर रहे हैं जूम के ऊपर। ये क्यों कर पा रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही कर पा रहे हैं ना। तो टेलीकम्युनिकेशन में डाटा कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, इनकी आवश्यकता बहुत बढ़ने वाली है। लोगों को समझ में आ रहा है कि ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है, जिससे घर में बैठे बैठे हम काम कर सके, बातचीत कर सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके, व्यापारिक बात कर सके, पर्सनल बात कर सके, परिवार के लोगों से बात कर सके। तो ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो नए नए विकास हो रहे हैं, 4G, 5G, आगे 6G भी आएगा, इन सब चीजों में भी बड़ा विकास होने वाला है। तो कुछ इंडस्ट्रीज में ये तो समझता हूँ जी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इन सब चीजों में बड़ी उन्नति होने वाली है। थैंक यू अंकुर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हमारे पास में आया है अरहम चोरडिया जी का। अरहम जी पूछ रहे हैं कि अभी पोस्ट कोविड सिनेरियो में काफी सारी जॉब्स जाएंगी, और ऐसे में कई लोगों के पास में आइडियाज होंगे, लेकिन उन आइडियाज को सपोर्ट नहीं ले पाएंगे। वो आइडियाज पर सपोर्ट शायद वो सही प्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से या किसी भी रीजन से नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे टेकअप करना चाहिए अपने आइडियाज को? देखिए, जॉब कम होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम होंगी ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ऐसे जॉब चले जाना या जॉब खत्म कर देना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होगा। जो लोग काम कर रहे हैं, एकदम से उनका जॉब चला जाए तो उनके लिए भी बहुत बड़े संकट की बात होती है। तो मुझे लगता है हर इंडस्ट्री इस चीज को ध्यान में रखेगा, चाहे वो प्रमोशन इंक्रीमेंट कम कर दे या चाहे तनख्वाहें कुछ कम कर दे लोगों की, लेकिन जॉब से हटा देने वाले काम बहुत ज्यादा नहीं होंगे। इसलिए इस बात की डरने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा जॉब चली जाएंगी। हाँ,
उन लोगों को जो डेली मजदूर थे, डेली वेजर्स थे, उनको कुछ समय के लिए परिस्थिति खराब हुई है। वो भी मुझे लगता है जैसे जैसे इकोनॉमी का सुधरेगी, इस तरह के काम वापस चालू होंगे, वो परिस्थिति भी ठीक होगी। हाँ, ये पक्की बात है, कुछ जॉब जा सकते हैं, कुछ लोगों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा कम हो सकती हैं। उन लोगों के पास जो आइडियाज हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए देखिए स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। ऐसे समय में जहां जॉब चली गई, खुद के पास पूंजी नहीं है, उस समय में वो पूंजी जुटा के काम कर पाना बहुत आसान नहीं है। और कम पूंजी से आप काम करते हैं तो वो पूंजी का भी खत्म हो जाना बड़ा आसान है। लेकिन विश्व में ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत हैं जो लोगों ने कम पूंजी से काम किए और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति वो बन गए। चाहे आप जैसे बिल गेट्स का नाम लें, चाहे जैक मा का नाम लें, चाहे स्टीव जॉब्स का नाम लें, ये सब कम पूंजी से स्टार्ट करे, बड़े व्यक्ति भी बने, ऐसे एग्जाम्पल भी विश्व में हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी को काम कम पूंजी लगा करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उसमें आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन इस समय में बहुत ज्यादा पूंजी जुटा के अपनी आइडियाज को आगे बढ़ा पाना इतना आसान कार्य इस समय में नहीं होगा। इसके लिए यदि हम स्टार्टअप क्षेत्र में जहां कम पूंजी से काम हो सकता है, जहां इंटरनेट बेस्ड चीजों से काम हो सकता है, जहां पूंजी कम की आवश्यकता होती है, उन कामों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बल्कि कैपिटल इंटेंसिव चीजें जहां पूंजी ज्यादा लगती है, उन चीजों से अभी दूर रहना चाहिए। थैंक यू अंकल। एक हमारे पास में रेज ऑफ हैंड है सुखराज जी सेठिया का, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अंकल। जय आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है अंकल। सबसे पहले मैं टीपीएफ को साधुवाद देना चाहूंगा कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी और महेंद्र जी को आज पूरे समाज के साथ आपने रूबरू करवाया। मैं महेंद्र जी से बड़ा प्रभावित हूं और सामाजिक, धार्मिक और सेवा के दृष्टि से अनेक बार इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आचार्य महाप्रिय जी शताब्दी वर्ष पर भी राजेश जी सुराना के साथ इनका इंटरव्यू लेने का भी मेरा मौका मिला मुझे। और इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद इनकी सहजता, सरलता, मिलनसारिता और सहृदयता से हम सभी प्रभावित है। और हमें नाज है कि हमारे जैन तेरापन धर्म संघ में ऐसे रत्न पैदा हुए हैं और इन्होंने जो अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से एक शिखर पर पहुंचे हैं। महेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आज चाइना का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है दुनिया में, और आने वाले समय में विषम परिस्थिति में हमारे भारत के लिए मैं समझता हूं कि ज्यादा संभावनाएं होगी व्यवसाय की दृष्टि से। तो आपका इसमें क्या चिंतन है? मैडम, पहले तो आपने मेरी जितनी प्रशंसा की उससे लायक मैं नहीं हूँ जी। अरे भाई साहब, आपका इससे और ज्यादा ऊपर हो आप। नहीं, और जो कुछ भी हम हैं धर्म संघ की प्रभावना के कारण है, धर्मगुरु के आशीर्वाद के कारण है। जहां तक व्यापार का सवाल है, देखिए आज तो ये चीज बड़ी बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि लोगों का चीन के प्रति विश्वास उठ रहा है। जापान में तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर रही हैं, वो यदि वहां से हटकर किसी और देश में जाए, उसको जापान गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिस तरह से हर समय कह रहे हैं कि भाई ये जो बीमारी फैली है उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाइना का कहीं ना कहीं हाथ है। और वो भी मुझे लगता है अमेरिकन कंपनियां भी शायद सरकार के कहने से या मॉरली अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगी और व्यापारी की दृष्टि से भी अपने आप को इस चीज की जरूरत समझेंगी कि चाइना छोड़कर किसी और देश में वो काम करें। ठीक है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग क्यों जा रहे थे? एक समय किसी चाइनीज एम्बेसडर ने इंडिया में, यहाँ पर देश में कहा था, जो चाइना के एम्बेसडर हमारे भारत में थे, कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड मतलब बैक ऑफिस काम हमारे यहाँ पर बहुत होता है आईटी का, और चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग सारी वहां शिफ्ट हो गई थी।
इन जो आज की परिस्थिति पैदा हुई है उसमें आप देखिए बहुत सी कंपनियां ये चाहेंगी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हटाकर किसी दूसरे देश में लेके जाएं, और दूसरे देश में जब देखते हैं कहाँ ले जा सकते हैं तो उनमें कुछ देशों में जिनका नाम आता है उसमें भारत भी एक देश है। क्यों? अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, टेक्निकल मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐसे समय में वो मैन्युफैक्चरिंग वहां से चाइना से हटके जो इंडिया में आने की उम्मीद बनती है उसमें भारत के व्यापार जगत के लिए बहुत सी संभावनाएं उठकर सामने आती है। जो मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही थी वो मैन्युफैक्चरिंग सारी भारत में हो सकती है, लेकिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, उसके लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक चीज कही है, अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो कंपनियां चाइना से हट रही हैं उनको देश में लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही है, और प्रधानमंत्री जी का जो एक ये नीतिगत स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो बाधाएं हैं, जो रेड टेपिज्म अभी भी आता है, चाहे ईज ऑफ बिजनेस में हमारा स्थान बड़ा है, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि रेड टेपिज्म अभी भी बहुत जगहों पर विद्यमान है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जहां पर आता है, अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी भी बहुत समय लगता है उनके अप्रूवल में, और इतना समय लगाकर इतनी परेशानियां झेलकर यदि कोई चीज अप्रूवल के लिए होती है तो निश्चित तौर पर विदेशी कंपनियां उन झंझटों में पड़ना नहीं चाहती। ईज ऑफ बिजनेस चाहिए सबको, ये जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम सब भारत देशवासी हैं, हम भारत की उन्नति चाहते हैं और हम चाहते हैं देश अपना ज्यादा से ज्यादा उन्नति करे, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ प्रैक्टिकल भी कुछ बातों में होना पड़ेगा और कुछ चीजें दूसरे देशों से भी सीखनी पड़ेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। वियतनाम है, पूरा ध्वस्त हो गया था 70 के दशक के अंदर। तो आप समझते हैं कि वियतनाम में कुछ बचा ही नहीं था। इकोनॉमी छोड़ के, मतलब वहां रहने के लिए लोगों के पास मकान नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, अनाज नहीं था। वियतनाम वार में वियतनाम पूरा ध्वस्त हो गया था। मैं जर्मनी और जापान की तो बात ही नहीं करना चाहता सेकेंड वर्ल्ड वार की, मैं तो अभी इन समयों की बात कर रहा हूं, इन दशकों की बात कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए वियतनाम ने कितनी उन्नति की है। वियतनाम एक छोटा सा देश है, मेरे ख्याल से उसकी आबादी 4-5-6 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। हमारी आबादी 130 करोड़ है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वियतनाम का एक्सपोर्ट और हमारे देश का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बराबर है, लगभग बराबर है। वियतनाम का एक्सपोर्ट साल में $310 बिलियन का है, आप गूगल करके देख लीजिए, 310 बिलियन डॉलर का है, और हमारा एक्सपोर्ट 330 बिलियन डॉलर का है। आप बताइए, इसके कोई तो कारण होंगे। वियतनाम जैसा देश पिछले 25-30 सालों में उन्नति करके इस लेवल पे पहुंच गया कि $300 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सका है, और हमारा देश 130 करोड़ लोगों का देश होते हुए भी आज केवल $330 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो थोड़ा जो अप्रूवल के अंदर समय लगना, काम में बाधाएं आना, बैंकिंग फैसिलिटीज के इतना अवेलेबल न हो पाना, और कई क्षेत्रों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होना भी इन सब चीजों का कारण है। अगला एक बड़ा कारण लेबर प्रॉब्लम्स का भी रहता है कि काफी कंपनियां यहाँ पर आई है, लेबर प्रॉब्लम से कारण भी उनको बड़ा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया है। इन सब चीजों को यदि दूर हो तो मैं समझता हूँ चाइना से जो लोग निकल रहे हैं हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा एक अवसर मिल सकता है। लेकिन ये चीजें दूर होनी पड़ेंगी। हम समझे चाइना से निकल कर सीधा हिंदुस्तान आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक इन चीजों को, इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी कंपनी ईज ऑफ बिजनेस की सिचुएशन को देख के जल्दी से जल्दी भारत आना नहीं चाहेंगी। कुछ कंपनियां आएंगी, कुछ नहीं भी आएंगी, लेकिन बहुत बड़ा यदि हमको चाइना से जो व्यापार हटेगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा यदि देश में आना है तो उसके लिए सरकार को भी बहुत चीजें सुधारनी पड़ेंगी, रेड टेपिज्म उसको कम करना पड़ेगा, तब वो उस तरह का काम देश में आ सकता है। नहीं तो यदि वो चीजें नहीं सुधरती हैं, 10-20-30% या 25% हमारे यहाँ भी आएगा, बाकी वियतनाम जैसे देश या और जो देश जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बड़े आसानी से लेकर चले जाएंगे, या चाइना में भी रह जाएगा, स्थिति वहां भी ठीक होगी, वहां भी रह जाएगा। लेकिन देश के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। उस अपॉर्चुनिटी को सरकार को इस बात की जरूरत है कि इस चीज को समझते हुए
कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सके, ये निर्णय लेना चाहिए। और व्यापारी वर्ग को इस देखना चाहिए कि कैसे हम गुणवत्ता में उत्तम रहें, कॉस्टिंग में उत्तम रहें, तो जरूर चाइना का बिजनेस का कुछ हिस्सा हमारे यहाँ जरूर आएगा। थैंक यू अंकल। कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अंकल जियो को लेकर, कि जियो मीट के बारे में, जियो मार्ट के बारे में थोड़ा सा अगर आप जो टेक्नोलॉजी जियो यूज कर रही है, किस तरह से एक मध्यम वर्गीय व्यापारी उसका प्रयोग कर सकता है अपने आप को आगे बढ़ाने में, उस पर अगर आप कुछ सजेस्ट करें। देखो, जियो मार्ट के बारे में अभी तो चूंकि ये एक अप्रूवल प्रोसेस के अंदर है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है मुकेश भाई का एक शुरू से ही एक प्रिंसिपल रहा है। जब ये रिटेल बिजनेस उन्होंने चालू किया, मेरी कई बार इस बारे में जनरल तौर पर चर्चा हुई है, क्योंकि मैं कोई ज्यादा रिटेल बिजनेस में उनके साथ कोई इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा इन्वॉल्वमेंट टेलीकॉम बिजनेस में है। लेकिन ये जरूर है, उनका ये था कि रिटेल बिजनेस में मैं छोटे व्यापारी को साथ लेकर चलूं। छोटे व्यापारी को मुझे खत्म नहीं करना है, बल्कि उसकी इनकम बढ़ानी है। किसानों की इनकम बढ़ानी है, छोटे व्यापारी की इनकम बढ़ानी है। और वो जब भी हो सकता है कि अपनी रिटेल चेन में, पूरी इकोसिस्टम में वो छोटे व्यापारी को साथ लेकर चलें, डिजिटाइज करें, उसको अपने वितरण के अंदर एक पाई के तौर पर इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस का पार्ट बनाएं। ये उनका शुरू से ही एक प्रिंसिपल रहा है। और जो रिटेल का बिजनेस उन्होंने चालू किया है, अब मेरे ख्याल वो करीबन साल में 2.25 लाख करोड़ का बिजनेस बन चुका है, और मुझे लगता है जल्दी 5-6 लाख करोड़ का बनने वाला है। और ये जो फेसबुक के साथ उनका जो संबंध हुआ है, उससे इस चीज में और मेरे ख्याल से उत्तरोत्तर प्रगति होगी उस टेक्नोलॉजीज के कारण, इनके अपने प्रयास के कारण। तो निश्चित तौर पे ये छोटे व्यापारी को अपने साथ रखकर चलना चाहते हैं, उनको खत्म नहीं करना चाहते, जैसा कि बहुत सी दूसरी ई कॉमर्स कंपनियों ने किया है कि पैसा डाल डाल के नुकसान का पैसा इक्विटी से ला करके डीप डिस्काउंटिंग करके छोटे व्यापारी का व्यापार खत्म होता चला गया। वो उनका प्रिंसिपल नहीं, उनका प्रिंसिपल है छोटे व्यापारी को साथ लेके चलना। इतना ही इस समय मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू अंकल। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अंकल कमल ओसवाल जी का। वो पूछ रहे हैं, इतनी बिजी स्केड्यूल है आपका, राइट? आप बता रहे थे अभी 1 बजे 2 बजे तक मीटिंग चलती है, फिर आप फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? उसकी कुछ टिप्स दीजिए। मेरे संबंधी हैं वो तो मेरे ख्याल से शायद मुझे लगता है वो अभी तक समझ नहीं पाए होंगे, तभी ये सवाल पूछ रहे हैं तो खैर देखिए, फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ को तो बैलेंस करना ही पड़ता है। कोशिश ये होती है कि कम से कम संडे का दिन आप अपने परिवार के साथ लगा सकें। उस दिन ज्यादा इधर उधर न जाएं, काम न करें, संडे का दिन परिवार के साथ लगाएं, सुबह शाम के समय भी परिवार के साथ लगाएं। तो बैलेंस तो रख के चलना ही पड़ता है लाइफ में। मैंने देखा है, ये फिर मैं मुकेश भाई का नाम लेना चाहूंगा, आप कहेंगे बार बार उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन चूंकि उनको पर्सनली बहुत नजदीक से मैंने देखा है, इतने बिजी व्यक्ति होते हुए भी व्यापार को, परिवार को और भगवान को, सबको बराबर समय वो देते हैं। व्यापार में पूरा समय लगाते हैं, परिवार के साथ भी समय लगाते हैं, और प्रभु की पूजा में भी वो पूरा समय लगाते हैं। आप देखेंगे साल में 2 बार वो कपाट बंद होने के पहले और कपाट खुलने के तुरंत बाद बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों जगह दर्शन करके आते हैं, सारे मंदिरों में वो जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों से हमने सीखा है कि व्यापार में समय दो ही दो, साथ साथ परिवार में भी समय दो और अपने धर्म को भी समय दो। थैंक यू अंकल। अगला क्वेश्चन मैं लूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑन ऑडियो ऑन वीडियो, प्लीज उस क्वेश्चन को थोड़ा क्रिस्प रखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मिल सके अपने को। मैं विशाल जैन जी सिलीगुड़ी से हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा अपने सवाल पूछे। विशाल जी, विशाल जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? आवाज नहीं आ रही है विशाल जी की, तो मैं उन्हें फिर से म्यूट करता हूं। और अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सुयश राज नाहटा जी का। सुयश जी, सुयश जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक?
हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अंकुर बोडिया जी का, जो भीलवाड़ा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकुर जी। हेलो, हाँ आवाज अंकुर आ जी, रही है सर? आ रही है, हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल। जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैं जानना चाहता हूँ, आज हम तेरापंथ समाज की बात करें, आज हमारे तेरापंथ समाज की जो न्यू जनरेशन है उसकी बात करें, तो आज मैक्सिमम जो हमारी न्यू जनरेशन है आज प्रोफेशनल डिग्रीज की ओर बढ़ रही है और अलग अलग सेक्टर्स में अपने कोर्सेज कंप्लीट कर आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या आज जो सबको फेस करने को मिलती है वो है जॉब और अच्छे पैकेजेस। सर आप बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रिलायंस जैसी कंपनी से आपका जुड़ाव है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा सर, समाज के ऐसे बच्चों के लिए क्या रूट मैप तैयार हो, क्या ऐसी प्लानिंग हो कि अपने समाज के बच्चों को अच्छी जॉब मिल सके, अच्छे पैकेजेस मिल सके, और आप आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम तक अपने समाज का हर एक बच्चा पहुंच सके। देखिए, जॉब और पैकेजेस का जहां तक सवाल है ना, ये तो बड़ा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आपको पता है। कोई हम ये जरूर है, जो अपने समाज के लोग अपने इंडस्ट्री में है, व्यापार में है, वो हम अपने समाज के बच्चों को मदद करें और अच्छा जॉब पाने के लिए या अपने अपने व्यापार में उनको काम देने के लिए पूरी सहायता करें और अच्छा पैकेज जो अच्छा पॉसिबल हो सके इंडस्ट्री के हिसाब से देने की कोशिश करें। लेकिन बाहर यदि आप जाएंगे तो योग्यता ही सबसे बड़ी बात होती है। कोई हम ये समझें किसी धर्म से जुड़े होने के कारण, किसी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण कोई अच्छा पैकेज मिले, अच्छा जॉब मिले, वो संभव है नहीं। तो योग्यता सबसे बड़ी कसौटी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे समाज के बच्चे जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हुए हैं, बहुत अच्छी योग्यता है। कई बार तो मुझे कई बच्चों से मैं मिला हूँ, मेरी कंपनी में भी काम करने के लिए आए हैं या प्रोफेशनल तौर पर मेरी कंपनी में उन्होंने काम किया है या किसी प्रोफेशनल फर्म से संबंधित होने के कारण मेरे साथ संपर्क में आए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे देख के बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि अपने समाज के बच्चे इतने होनहार हैं और इतने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं। तो जरूर देखिए, यदि कॉम्पिटेंसी है तो अच्छा जॉब जरूर मिलेगा, अच्छी पैकेज भी जरूर मिलेगी। लेकिन सारा कुछ कॉम्पिटेंसी पर ही निर्भर करेगा। इस साथ साथ समाज में जो व्यापार में लोग हैं, इंडस्ट्री में लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि अपने समाज के बच्चों को यदि वो कॉम्पिटेंट हैं तो जरूर उनको अपने यहाँ जॉब में रखें, प्राथमिकता दें, जो अपने समाज के बच्चे आगे बढ़ सकें। लेकिन कॉम्पिटेंस का तो देखिए कोई मुकाबला है नहीं, कॉम्पिटेंस जरूरी है। कॉम्पिटेंस होगी तो अच्छा काम आगे मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू अंकुर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ नवीन पारक जी का, जो हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। नवीन जी। थैंक यू सुनील जी। प्रणाम अंकल। मेरा इतना क्वेश्चन है कि हम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सभी सदस्य आपका विजन इस संस्था के लिए क्या है वो जानना चाहते हैं। एंड आप हमारी गतिविधियों को तो देखते हैं, लेकिन और आप हमारे से क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम धर्म संघ के लिए क्या कर सके, ये आपका विजन हम टीपीएफ के लिए जानना चाहते हैं। ये टीपीएफ एक बड़ी अच्छी संस्था है और एक समाज के प्रोफेशनल्स को साथ ला रही है। समाज की जो जरूरतें हैं, समाज को जो आवश्यकता है, चूंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना और जब जब जिस जिस चीज की समाज में आवश्यकता हो उसको पूरा करवाने में मदद करना और धर्म संघ की जो मूलभूत बातें हैं, मूलभूत शिक्षाएं हैं, उनको लोगों में फैलाना, ये तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म का एक बहुत बड़ा कार्य होगा। चूंकि आप सब प्रोफेशनल्स हैं, सब शिक्षित हैं, आप अपनी बात को, धर्म संघ की बात को, समाज की आवश्यकताओं को लोगों तक बहुत अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। तो मेरा तो ये आप सबसे ये अपेक्षा होगी, ये विजन होगा कि समाज के हर कार्य में आप लोग आगे आए, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, समाज की जो धर्म की संघ की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाएं और जहां जहां समाज को जरूरत हो वहां आगे बढ़कर काम करें। बहुत बहुत थैंक यू अंकल, और काफी इंस्पायरिंग रहा आपका ये वाला स्टेटमेंट। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ किरण लोढ़ा जी का,
बॉम्बे से। तो वो पूछ रही हैं कि अंकल, मैं आपके ऑफिस में भाई जी हीरालाल जी के साथ लगभग 3 वर्ष पूर्व जय तुलसी फाउंडेशन की मीटिंग में आई थी और देखा कि कोई भी व्यक्ति विसर्जन के लिए आपके निवेदन को ना नहीं बोल पाया और एक इतिहास लिखा आपने, और वहां पारिवारिक एकता को भी बड़ी नजदीक से देखा। तो वो सब क्या कारण है कि कोई ना नहीं बोल पाया और परिवार को कैसे साथ रख पाए? तो ये इंस्पिरेशन के हिसाब से हमें भी मतलब थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मुझे याद है हीरालाल जी मालू साहब मेरे ऑफिस में एक दिन हमने मीटिंग की थी जय तुलसी फाउंडेशन की। बड़ा अच्छा कार्य कर रहे थे हीरालाल जी साहब, और दिल्ली में उन्होंने मीटिंग रखी तो मैंने सुझाव दिया आप मेरे ऑफिस में मीटिंग करें। तो जय तुलसी फाउंडेशन की मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी। उस समय हीरालाल जी साहब ने मुझे कहा कि यदि कुछ अनुदान जय तुलसी फाउंडेशन जो समाज के लिए कार्य कर रहा है उसके लिए इकट्ठा किया जा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैंने समाज के कई लोगों से संपर्क किया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे ख्याल उस शाम को एक या 2 घंटे की, 1 घंटे का भी समय नहीं लगा होगा, फोन किया था मैंने कन्हैयालाल जी पटावरी साहब को, विकास मालू जी को, जसराज जी मालू को, ऐसे कई व्यक्तियों को, जीतमल जी चौरडिया को, सबको संपर्क किया और सबने मेरे कहने से नहीं बल्कि जय तुलसी फाउंडेशन के अच्छे काम को देखते हुए, ये आप मत समझें कि मेरे कहने से कोई अर्थ विसर्जन का कार्य हुआ। ये जय तुलसी फाउंडेशन का नाम था, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का परिणाम था कि मेरे ख्याल 1 घंटे या उससे भी कम समय लगा होगा, 5 या 7 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर इकट्ठे हो गए थे। तो कोई मेरा कहना, कोई बहन किरण मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ, ये तो जय तुलसी फाउंडेशन के अच्छे किए जा रहे काम का ही परिणाम था, कोई ये सब कुछ इकट्ठा हो सका। ये अगला क्वेश्चन अंकल मैं ले रहा हूँ सुरेंद्र गोगड़ जी का, और शायद ये क्यूरियोसिटी हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स में भी होगी कि आपका डेली रूटीन कैसे रहता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग भी मोटिवेट हो सके उस हिसाब से। डेली रूटीन कोई बहुत प्रेरणादायक नहीं है। मैं करीबन 6:15 साढ़े 6 बजे उठता हूँ, हफ्ते में 3 या 4 दिन योगाभ्यास करने की कोशिश करता हूँ, 9:30 बजे अपने ऑफिस चला जाता हूँ, करीबन 9:30 बजे, और दिन भर व्यस्तता रहती है। ऑफिस के अंदर भी 4-5 घंटे दिन में मेरे ऑफिस के बाहर भी लगते हैं, विभिन्न कस्टमर से मिलना, ऑफिशियल से मिलना, सामाजिक तौर पे भी लोगों के मिलना जुलना चलता रहता है, और शाम को वापस 7-8 बजे घर, परिवार के साथ भोजन करना, और कोशिश करता हूं कि रविवार का दिन परिवार के साथ बिताया जा सके, कम से कम एक दिन। उस दिन कम से कम मैं नहीं चाहता कि कोई बहुत ज्यादा काम अपने सर पे लो। जी, थैंक यू। और मेरे ख्याल से ये शायद हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको भी आंसर करता है कि आपकी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ जो है दोनों बैलेंस कैसे करते हैं आप। तो दिस इज अ नाइस टिप कि चाहे एक दिन ही पूरा रखें लेकिन फैमिली के लिए रखें अपने डेली के। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं अंकल मैं, राहुल छाजेड़ जी पूछ रहे हैं कि कोई मैसेज आप अपने सोसाइटी को देना चाहेंगे, अपने समाज को देना चाहेंगे, जिसमें शादियों पर और सोशल फंक्शंस पे तो बहुत खर्चे होते हैं लेकिन एजुकेशन और हेल्थ पर शायद उतना खर्चा हम नहीं कर पाते। देखिए, ये तो एक नेचुरल तौर पर ऐसा समय आ गया है कि शादियों और फंक्शन के खर्चे घटने वाले हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई ज्यादा जल्दी ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि बड़े फंक्शन हो, बहुत से लोग इकट्ठे हों और उनके ऊपर बड़े खर्चे हों। क्यों, ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी आ गई है कि अगले कुछ फोर्सिएबल फ्यूचर तक तो मुझे लगता नहीं है कि लोग जल्दी ऐसे इकट्ठे होके बड़े फंक्शन करेंगे और धन का अपव्यय होगा। ये बड़ी सही बात कही है कि इतना आडंबर इतना बढ़ गया था समाज में, हमारे समाज में नहीं सभी जगह पर, कि शादियों फंक्शनों में बहुत ज्यादा खर्चे होने लग गए थे और इसके कारण मध्यम वर्ग पर बहुत बड़ा भार पड़ रहा था। और
समाज को मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए और गुरुदेव से भी इस बारे में मिलकर आशीर्वाद लेना चाहिए कि इन चीजों को, इन आडंबर को समाज में कम से कम कैसे किया जा सके। और किसी के पास यदि खर्च करने के लिए पैसे हैं, करना चाहिए, लेकिन उसको फिर इन आडंबरों में न खर्च करके समाज में शिक्षा या समाज में जहाँ जरूरत हो लोगों की, उनका संपोषण या हेल्थ, इन चीज के कार्यों पर खर्च किया जा सके। और मैं समझता हूँ यदि ऐसा हो तो जो व्यक्ति इन आडंबरों को छोड़ के इन कामों में खर्च करते हैं उनको बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी, बनिस्बत की जो बड़ा फंक्शन करके जो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, ये कार्य करके बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि उनको मिलेगी। दो परिवार में यदि शादी है और वो कुछ भी, मैं एक एग्जांपल दे दूं, 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं और दोनों परिवार मिलकर नहीं 1 करोड़ में हम शादी करेंगे और 4 करोड़ रुपए समाज के काम में या अच्छे काम में, हेल्थ में या एजुकेशन में या लोगों के संपोषण में लगाएंगे, तो मुझे लगता है बच्चों को भी और परिवारों को, दोनों को बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्टि मिलेगी और एक मन में भी आएगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जो आडंबर आप कितना ही कर लें, आज आपने अच्छा फंक्शन किया, कल वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा काम आप करते हैं तो पता नहीं कितने लोगों का आप भला करेंगे और जिंदगी भर उनके साथ रहेगा और हमेशा आपको भी याद रहेगा कि मैंने एक अच्छा काम किया था जिसके समाज के इतने लोगों को खुशी मिली, और आपको भी जीवन पर्यंत उस चीज की खुशी रहेगी। अन्यथा तो एक फंक्शन आज किया कल खत्म है, फोटो ही आप देखते रहिए, जो कोविड जैसे समय में घर पे बैठे हैं और कोई खुशी उसमें नहीं मिलती हमें। तो मेरे ख्याल से इस चीज में समाज में जागरूकता होनी बहुत जरूरी है और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम इस चीज में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। ये जैसा आपने सवाल पूछा था ना, विजन क्या है, समाज की इन कुरीतियों को, इस आडंबर को दूर करा पाना, यदि आप कुछ करा पाए, अभी तो देखिए 1-2 साल के लिए तो स्वयं तौर पर हो गया, लेकिन आगे भी ये नहीं हो, आगे भी इन चीजों से बचकर समाज जरूरतमंदों के काम आ सके, अच्छे काम में पैसा लगा सके, तो मैं समझता हूँ तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का ये एक बहुत बड़ी एक फुलफिलमेंट होगा अपने कामों का। यदि इस चीज में कुछ भी आप यदि करा सके, कुछ भी यदि इसमें भागीदारी करा सके तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आज विश्व में देखिए आप, आज विकसित देश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, या वगैरह वगैरह आप नाम लें, वहां पर आप देखिए शादी ब्याह में कोई आडंबर नहीं है। शादी ब्याह कोर्ट में होता है या चर्च में होता है और 150-200 जनों की पार्टी होती है, लेकिन वो लोग बहुत बड़ा पैसा हेल्थ और एजुकेशन में लगाते हैं। कितनी जगहों पर, कितने कॉलेजेस में मैंने देखा है, बाहर मुझे कई बार जाने का अवसर मिला, अपने अपने नाम से लोगों के बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े लाइब्रेरीज बनी हुई है। हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ कई जगहों पर विदेशों में, वहां मैंने देखा उनके नाम से बड़े बड़े वार्ड बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंगें बनी हुई है। मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन लोगों ने डोनेट किए हैं इन कामों के ऊपर। और लेकिन उन्हीं के यदि पर्सनल फंक्शन में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उन्होंने तो कोई खर्चा ही नहीं किया। वहां खर्चा नहीं करके वो डोनेशन में, चाहे वो हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, इन 2 कामों में बहुत बड़ा डोनेशन करते हैं। ये हमें उन लोगों से, हम बाहर की संस्कृति को कई बार अच्छा नहीं समझते, हम समझते हैं कि बाहर की संस्कृति अच्छी नहीं है, लेकिन जो उनके अच्छे काम है उनसे यदि हम शिक्षा लें तो आप पाएंगे बहुत से अच्छे काम ऐसे हैं जिनसे हम सीख के अपने जीवन में उतार सकें, तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। और मैं समझता हूँ टीपीएफ को इसमें आगे आना चाहिए और समाज में इस चीज की जागरूकता लानी चाहिए। ये समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। थैंक यू अंकल फॉर द इंस्पायरिंग वर्ड्स। मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो प्लीज शॉर्ट में क्वेश्चन पूछें ताकि 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ले सके हमने। अगला जो अनम्यूट कर रहा हूँ मैं राजेश सुराणा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। राजेश जी प्लीज तैयार रहें। जी जयेंद्र सर। जय जयेंद्र। हाँ सर, मुझे सौभाग्य मिला आदरणीय सुखराज जी सेठिया के साथ में महाप्रिय शताब्दी अवसर पर इंटरव्यू लेने का, और आपकी जो सहृदयता देखी उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आज पूरे समाज ने भी देखा है आप हमारे समाज के गौरव हैं। सर मेरा प्रश्न था कि आप जिस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो आज मानव का अभिन्न अंग बन गई है। यदि एक पल के लिए आज अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो हम आधे तो छटपटा के ऐसे ही मर जाएंगे।
तो सर मेरा ये सवाल था कि आने वाले दिनों में जैसे आपने 5G की बात की और चाइना 6G की तरफ भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में किस प्रकार अभिन्न अंग बना लेगी? इसके अच्छे फायदे क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, बना नहीं लेगी, बन चुकी है। जैसे आपने स्वयं कहा कि आधे घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो हम छटपटाने लग जाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, टेक्नोलॉजी जो है, केवल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी के कारण जीवन का ये सब अभिन्न अंग बन चुकी है। चाहे आप मेडिकल टेक्नोलॉजी देखें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी देखें, चाहे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी देखें। टेक्नोलॉजी के बिना जीवन में आज के दिन बहुत सी चीजें, बहुत से काम हम जो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रह जाएंगे। अब आपने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के बारे में खास करके पूछा। देखिए, इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज वर्ल्ड की कौन सी ऐसी जानकारी है जो हमें इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है? पहले किसी भी चीज के बारे में जानकारी करनी होती थी तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता था, कितनी किताबें ढूंढनी पड़ती थी, कितने अखबार ढूंढने पड़ते थे, कितनी मैगजीन्स ढूंढनी पड़ती थी, तब जाके थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध हो पाती थी। आज के दिन किसी भी विषय में आपको जानकारी चाहिए, गूगल में जाइए, सर्च करिए और आपको हजारों पेज एक चीज के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे। इतनी जानकारी जो आप पूरी पचा भी नहीं सकते, इतनी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। डाइजेस्ट भी आप नहीं कर पाएंगे, इतनी जानकारी आपको मिलती है। तो नॉलेज की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, एंटरटेनमेंट की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, गवर्नमेंट के कार्यों की दृष्टि से, हर चीज से टेक्नोलॉजी हमारा अभिन्न अंग बन चुकी है। देखिए कि हर चीज में जिसमें अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। उन बुराइयों से दूर रहना तो एक सामाजिक कर्तव्य है। घर में पेरेंट्स का कर्तव्य है बच्चों को इन चीज की बुराइयों से दूर रखें हम। लेकिन उन बुराइयों को और अच्छाइयों में कंपैरिजन करें तो अच्छाइयां टेक्नोलॉजी में इतनी है कि वो जीवन से हम दूर कर ही नहीं सकते। आप आज क्या टेलीकॉम, मोबाइल फोन, एक एग्जांपल देता हूं, इंटरनेट तो बाद में आया। मोबाइल फोन क्या आप अपने हाथ से अलग भी कर सकते हैं? आप घर के बाहर निकलिए, आधे घंटे या 15 मिनट आपके घर हाथ में मोबाइल फोन नहीं हो तो आप काम नहीं चला पाएंगे। घर से बाहर निकलिए, आपको लगता है मोबाइल फोन घर भूल आया, आप तुरंत अपनी गाड़ी या स्कूटर या मोटरसाइकिल मोड़ के घर आएंगे और बोले मोबाइल फोन कहाँ गया मेरा, वापस उठा के लेके जाएंगे। 5 मिनट आप मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते। ये शरीर का अभिन्न अंग बन गया है। मेरे को याद है कोई जमाना ऐसा था, मोबाइल फोन होना एक सोशल प्रेस्टीज समझी जाती थी। जब मोबाइल फोन शुरू में आया था, लोग कहते थे मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन है, स्टेटस सिंबल था। आज के दिन स्टेटस सिंबल क्या है कि मैं मोबाइल फोन नहीं रखता। मोबाइल फोन न रखना स्टेटस सिंबल बन गया है, मोबाइल फोन रहना तो एक आम बात हो गई है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। आज 4G है, आप रास्ते चलते मोबाइल फोन में इंटरनेट कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी पिक्चर देख सकते हैं, इंटरनेट में न्यूज, इंफॉर्मेशन सब आपको मिलती है। 5G आएगा, वो चीज आपको और अच्छी तरह से मिल सकेगी। तो टेक्नोलॉजी से आपको लाभ बहुत ज्यादा है, दुष्परिणाम भी हैं, कम है। उनसे दूर रहना तो एक अपने आप में कंट्रोल रख के, ज्यादा समय हम खाली इंटरनेट पे ही नहीं लगाएं, फोन पे ही ना लगाएं, हर समय फोन पे लगे रहें, इंटरनेट पे लगे रहें, वो आवश्यक नहीं है। उनके दुष्परिणामों को दूर रहना है। लाभ उसका जितना ज्यादा है वो तो कोई बयान भी नहीं किया जा सकता। थैंक यू अंकल। मेरे पास मैसेज आ रहा है, सलील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सलील लोढ़ा जी, सलील जी। जय हिंद महेंद्र साहब, आपने जो शिक्षा के बारे में जो बात कही थी कि शादियों में खर्चा नहीं करें और शिक्षा और जरूरतमंद को सहायता प्रदान करें, इस बारे में बताना चाहूँगा कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम शिक्षा सहयोग की एक कार्य करता है जो तेरापंथ के आर्थिक जो कमजोर वर्ग है उनको, बच्चों को सहायता प्रदान करता है और लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि हर साल वितरित करता है। लेकिन ये 50 से 60% लोगों तक ही पहुंच पाती है। इस वर्ष आदरणीय जीतमल जी चौड़िया का सहयोग रहा है
तो मैं चाहूंगा कि हम एक बार आपसे भी मिले इस बारे में आकर व्यक्तिगत, और आपसे सहयोग लेने की, और समाज से आपका एक मैं चाहूंगा कि आप समाज को कहें कि इस योजना में सभी जुड़े। सही जी, आपका स्वागत है, आप जरूर आइए। ये मेरा कहने का एक तात्पर्य और है। देखिए, समाज को विस्तृत रूप से इन चीजों को समझाना होगा, और टीपीएफ का ये दायित्व है कि समाज को विस्तृत रूप से इस चीज को समझाएं। आप मेरे से सहयोग लीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन किसी एक जीतवंत जी से या किसी एक महेंद्र नाटा जी से सहयोग लें, उससे ये काम पूरा नहीं होने वाला है। ये समाज जब व्यापक रूप से इस चीज से जुड़ेगा और व्यापक रूप से इस चीज को सोचेगा कि आडंबर में व्यर्थ खर्चा न करके शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में काम करें, वो सबसे बड़ा कार्य होगा। आज शादियों में देखिए, एक एक कार्ड बनता है, 1000 2-2 हजार रुपए का एक एक कार्ड, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कार्ड मैं देखता हूँ शादी के सीजन में घर में कार्ड आते हैं, बड़े बड़े बक्से, डब्बे, हम एक बार देखते हैं और उसको कहीं डाल देते हैं। अंत में ये हालत हो जाती है कि कहते हैं यार कार्ड रखने की जगह ही नहीं है, ये डब्बे रखने की जगह नहीं बची घर में। क्या फायदा हुआ? 1000-2000 रुपए का कार्ड छपा, कोई फायदा नहीं हुआ। आज के दिन तो आप मोबाइल पे ई कार्ड भी भेज सकते हैं, और ई कार्ड नहीं भेजना चाहे आप साधारण कार्ड बना के भेज सकते, साधारण में भी अच्छा कार्ड बना के भेज सकते हैं, जिसकी जगह 1000 2-2 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए के कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। तो एक एग्जाम्पल था मेरा, खाने पीने में 5000 रुपए की प्लेट, 7000 रुपए की प्लेट, 6000 रुपए की प्लेट, इस तरह के खर्चे हो रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा निवेदन ये होगा सलील जी, आपसे जरूर आइए, आपका स्वागत है, लेकिन समाज में एक व्यापक रूप से ये जागरूकता पैदा करी है, और कई समाजों में हुई है, मैंने सुना है, अभी मुझे एकदम से याद नहीं है कहाँ हुई है, लेकिन ये व्यापक जागरूकता पैदा करके हम कोशिश करें कि आडंबर से हटकर समाज के कार्य में ये पैसा लगे और समाज व्यापक रूप से इस चीज को सोच के ये काम करे, तो ये तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म का समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू अंकुर। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सुशील जैन चोरड़िया जी का, जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं कामना करना चाहूंगा बाकी सबसे जिनका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ समय के अभाव में। सुशील जी, सुशील जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सुशील जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं शायद। मैं अगला क्वेश्चन उनकी जगह ले रहा हूँ सुयश राज नाटा जी का। सुयश जी, इसको शॉर्ट रखिएगा प्लीज क्वेश्चन को। प्रणाम अंकल। अभी जैसे इन्होंने बाकी बार मैं पूछना चाहता था कि when you went down in the life, how did you block all the negativity in your life? कि वो लोग क्या बोल रहे थे वो कैसे block out किया and move ahead? Because when you go down, people say a lot about you. देखो क्या है सुयश, जब आप परेशानी में होते हो तो not all people talk down about you, there are people who are there with you also. जो नेगेटिव चीजें होती है उसको अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। आदमी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि ठीक है ये समय ऐसा है, ये भी निकल जाएगा, मैं अपने आप पर विश्वास रखूं, अपने काम पर विश्वास रखूं, अपने ईमानदारी पर, अपनी सार्थकता पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखूं, तो वो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसा मैंने तुमको एक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो मुझे कहा उसका उदाहरण दिया था, वो कागज मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है, गलती से साथ नहीं ले पाया। जो उन्होंने शिक्षा उस समय दी थी, मैंने पूरी एक एक नोट की थी। धनराज जी वैद मेरे साथ थे, उन्होंने कागज पे नोट की थी, फिर वो कागज मुझे दिया था। तो नेगेटिविटी को अपने जीवन में, बहुत लोग नेगेटिव बात करेंगे लेकिन उनसे दूर रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आत्मविश्वास रखना है, और उस आत्मविश्वास के साथ यदि आप चलेंगे तो कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये मैंने बहुत दूर की बात नहीं, 2001 की बात है, उससे मैं किया था, और मुझे खुशी है इस बात की कि नेगेटिव बातें लोगों ने की, लेकिन पॉजिटिव बातें करने वाले भी बहुत थे, जो आपको निकट से जानते हैं, जो आपको समझते हैं, वो पॉजिटिव तौर पर आपका सहयोग करते हैं। 1995-96 में भी मैंने देखा है,
2001 में भी मैंने देखा है, 95-96 में पॉलिटिकल इशू था, बाद में बिजनेस इशू था। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के लोग होते हैं, दोनों तरह की बातें होती है। नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो, पॉजिटिव चीजों को सोचो, आत्मविश्वास रखो। अब्राहम लिंकन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारे चुनाव हारे, 2 बार दिवाला निकला, चल के आगे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको लाइफ में मिलेंगे। उन चीजों, उन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखो, न कि उन चीजों को ध्यान में रखो कि जो लोग नीचे गिर गए। आज 7 बार गिरे, 8वीं बार फिर उठ के चलो, आप सफल होगे। तो मेरा ये है सोच कि नेगेटिव चीजों से दूर रहो, पॉजिटिव चीजों को लाइफ में उतारो और आगे बढ़ो। थैंक यू अंकल, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा पूरा का पूरा के साथ में बातचीत। रवि सेठिया जी का एक क्वेश्चन आया अंकल, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को उनका क्वेश्चन लेने से। उनका क्वेश्चन है अंकल, जो फीमेल प्रोफेशनल्स हैं अपने समाज में, या जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने समाज में, उनके लिए कोई मैसेज दीजिए आप। देखिए, आज के दिन बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज में बहनें, बेटियां प्रोफेशनल तौर पर आगे आ रही हैं और व्यापारिक तौर पर भी वो कोशिश कर रही हैं। समय के साथ पुरुष महिला का भेदभाव खत्म हो चुका है। दुनिया में आप देखेंगे बहुत सी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। कितनी कंपनियां मैं देखता हूं जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां हैं, जिनकी सीईओज महिलाएं हैं, या बहुत बड़े बड़े ओहदों पर महिलाएं बैठी हैं। तो कोई कारण नहीं है यदि हमारी बहनें, हमारी बेटियां यदि अच्छा एक क्वालिफिकेशन लेके व्यापार में उतरे तो अच्छा काम ना कर सकें। समाज के हर व्यक्ति को चाहिए उनमें सहयोग करें, और सरकार में भी आजकल कोई भेदभाव नहीं है। आप तो देखिए, सशस्त्र सेनाओं जैसी जगहों में भी महिलाएं आज के दिन आगे आ रही हैं। तो प्रोफेशनल जगहों पर, व्यापारिक जगहों पर महिलाएं आगे आएं, बहुत अच्छी बात है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उनका सहयोग करना चाहिए, बेटियों को, बहनों को आगे आने का पूरा मौका देना चाहिए। अंकल, आज जो अपना प्रोग्राम चल रहा है उसमें जूम में बहुत लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें फेसबुक पे हजारों लोग आपको सुन रहे हैं इस टाइम। तो आप अगर जो आपने हमें गाइडेंस दी कि टीपीएफ को ये काम करने चाहिए, उसके लिए हमें शक्ति की जरूरत है, शक्ति इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, राइट, कि मेंबर्स और ज्यादा बढ़ के मिल के हमारे साथ में और इन कामों को आगे बढ़ा सके। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संस्था के साथ में जुड़े और समाज को सुदृढ़ करने में सपोर्ट करें? ये कि टीपीएफ ने जो समाज में अच्छा काम किया है और आप आगे करना चाह रहे हैं, उसमें समाज के प्रोफेशनल लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इस बात की बहुत आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा, मेरा निवेदन होगा समाज के प्रोफेशनल शिक्षित लोगों से ज्यादा टीपीएफ से जुड़े। आप जुड़ेंगे, समाज के लिए अच्छा काम कर पाएंगे एक संस्था के द्वारा। इंडिविजुअल तौर पर हम कितनी भी कोशिश करें उतना काम नहीं कर सकते जितना साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो टीपीएफ जैसे फोरम से, जो एक शिक्षित लोगों का एक फोरम है, आप सब जुड़ें और समाज के अच्छा काम करने में उनको सहयोग दें। समाज अच्छा है तो हम अच्छे हैं। जैसा गुरुदेव तुलसी ने कहा था, जो अपनी कविता अनुव्रत गीत, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो आप समाज से जुड़ेंगे तभी समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। तो ऐसे फोरम से जुड़ना समाज के सुधार में, राष्ट्र के सुधार में आपका योगदान होगा। तो मेरा निवेदन है, ऐसे फोरम से आप जरूर जुड़े, जिससे समाज के सेवा में आप अग्रणी हो सके, राष्ट्र की सेवा में आप अग्रणी हो सके। आप म्यूट में हैं लुमकर जी। सॉरी अंकल, आपको सुनने में इतना खो जाता है कि म्यूट हटाना रह जाता है। तो सुशील जैन चोरडिया जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, शायद उनका माइक्रोफोन इज ओके नाउ। सुशील जी। हाँ ठीक। जय जिनेंद्र महेंद्र जी। जय जिनेंद्र। आपको इतनी देर से सुना, बहुत अच्छा लगा। एक हमारे टीपीएफ के कार्यक्रम में एक बार मोहनदास पई आए थे, पूर्व सीएफओ इन्फोसिस। उन्होंने बताया था कि समाज के हर इकाई का अगर विकास हो जाए तो समाज का विकास हो गया और फिर देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। जय तुलसी फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं और हम लोग कनेक्टिविटी में आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग है
और इतना प्रयास जय तुलसी फाउंडेशन कर रही है, फिर भी बहुत से परिवार, हमारे लगभग 5 लाख की पूरी जनसंख्या तेरापंथियों की है, फिर भी हमारे बहुत से परिवार अभी भी गर्त में है, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी योजना या प्रक्रिया अपनाई जाए कनेक्टिविटी की कि हमारे समाज का हर एक व्यक्ति संपन्न हो सके, समर्थ हो सके? यद्यपि आप प्रयास जय तुलसी फाउंडेशन पूरा कर रही है, फिर भी आपके विचार में सुनना चाहूंगा। देखिए, मैंने इस तरह के कार्यों में जैसे विकलांग व्यक्तियों के सहयोग के लिए और के लिए मैं जुड़ा हूँ पिछले 20-30 साल से। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है, कोई एक समय कोई अनुदान दे दिया जाए, उससे समाज के किसी व्यक्ति का भला नहीं हो पाता है। ज्यादा जरूरत उस बात की है कि इकोनॉमिक तौर पर जो अपने परिवार, अपने समाज के परिवार कमजोर हैं, उनको इकोनॉमिक तौर पे किस तरह से सक्षम बनाया जा सके। चाहे वो कोई छोटा व्यापार करके उनको आप सहयोग देंगे, कोई छोटा व्यापार चालू कर सके वो, चाहे वो कोई यदि सर्विस की आवश्यकता हो तो अपने समाज में लोगों को चाहिए, अपने समाज के व्यक्तियों को, ठीक है, कॉम्पिटेंसी को महत्व देना है, वो हर व्यापारी को जरूरत है। विद इन दैट कॉम्पिटेंसी यदि अपने समाज का व्यक्ति सक्षम हो तो उसको काम दें। लेकिन जय तुलसी फाउंडेशन का सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक तौर पर कैसे समाज के व्यक्तियों को सक्षम बनाया जा सके, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, हर जगह पैसे की अलग अलग मात्रा में जरूरत है। यदि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, बहुत ही एक साधारण स्थिति में है, उसको आप 15-20 हजार रुपए महीने की भी इनकम का साधन जुटा देते हैं या 5,000 रुपए महीने का भी इनकम का साधन जुटा देते हैं, तो उसके लिए बड़ी बात होती है। तो ये देखना पड़ेगा क्या क्या कार्य योजनाएं हम चालू करा सकते हैं। उन कार्य योजनाओं के शुरुआत से उन व्यक्तियों को कम से कम एक सामान्य न्यूनतम इनकम हो सके, जो अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सके। और उसमें आप ये भी योजना कर सकते हैं कि भाई एक आप परिवार को, आपने एक एग्जांपल देता हूँ, 50,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई, उससे उसने कोई व्यापार चालू किया, उसको हमारा उस परिवार को निवेदन होना चाहिए कि ठीक है, आप कमाओ, कमा के जब आप सक्षम हो जाओ तो धीरे धीरे करके उसमें से कुछ पैसा वापस भी देना चालू, दूसरे लोगों के काम आ सके। लेकिन वो कोई हमारी उनसे रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई पाबंदी नहीं हो सकती। और आप देखिएगा बहुत से परिवार इसमें आगे भी आएंगे। तो आर्थिक रूप से सक्षम बनाना उन परिवारों को सबसे बड़ी जरूरत है, न कि केवल आप एक बार कोई अनुदान दे दें और हमने उसको कोई सक्षम बना दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी जय तुलसी फाउंडेशन को काम करने की बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपने संघ में, अपने धर्म संघ में ऐसे लोग हों जो अर्थ अभाव के कारण चिकित्सा सही नहीं करा पा रहे हो, चिकित्सा अच्छी नहीं करा पा रहे हो। उस क्षेत्र में भी हमें उन लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जहां तक लोगों तक पहुंच पाने का सवाल है, देखिए, सेंट्रल ऑफिस में बैठ के तो कोई भी एक व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। जो हमारी संस्थाएं हर प्रदेश में, हर शहर में जो अपने धर्म संघ की संस्थाएं हैं, उनको हमें साथ जोड़कर, उनको इसका सहयोग लेकर ऐसे परिवारों का पता लगाना होगा जिन परिवारों को चाहे आर्थिक संपोषण के विषय में उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके, या उनको चिकित्सा क्षेत्र में उनको सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी डॉक्टर के पास पहुंचा के हो, चाहे कहीं एडमिशन करा के हो, वो हमको करना चाहिए। तीसरी चीज हमें जो करना चाहिए, जो जैसे जीटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, पढ़ाई में मदद करना। जो बच्चे, देखिए, बच्चे समाज के गौरव है, बच्चे यदि पढ़ लिख कर आगे आएंगे, समाज आगे बढ़ेगा। तो तीसरा काम, बच्चों की पढ़ाई की तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो समाज के बच्चे वापस फिर अर्थभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन बच्चों की शिक्षा का बंदोबस्त करने में समाज मदद करे। इस काम में भी जय तुलसी फाउंडेशन को आगे आना चाहिए। अवश्य ये है कि ठीक है, इन सब कामों के करने के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी फाउंडेशन को भी। तो उन चीजों में
समाज आगे आए, आर्थिक तौर पर फाउंडेशन की मदद करे और वो फाउंडेशन फिर आगे काम कर सके। देखिए, देश में गरीबी बहुत है, कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन हमारा सबसे पहला दायित्व है अपने समाज में यदि कोई आदमी भूखा है, भूखा तो नहीं है तेरापंथ समाज में कोई, लेकिन यदि विषम परिस्थिति में है या चिकित्सा की उसको जरूरत है वो नहीं करा पा रहा है, या बच्चे को पढ़ाई करना चाहता पढ़ नहीं पा रहा है, हमें जरूरत है सबसे पहले उस चीज को हम उस दायित्व को पूरा करें। यदि हम अपने समाज का सुधार कर सके, इन चीजों के समाज में जरूरतों को पूरा कर सके, और अपने आप में राष्ट्र की एक सेवा है। जैसे मोहनदास भाई ने कहा ना, एक एक इकाई सुधरेगी तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो हमारी सबसे पहली इकाई क्या हमारा समाज है ना, हमें उसको सुधारना, उसमें जो समस्याएं हैं उनमें मदद करके दूर करना है। तो मेरा ये सबसे निवेदन होगा कि इन चीजों में, इन जरूरतों में, आवश्यकताओं में समाज की पूरी करने में आगे आए। जय तुलसी फाउंडेशन के द्वारा, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के द्वारा और किसी और फोरम के द्वारा इन चीजों में आगे आए और समाज में इन चीजों, इन कमियों को दूर करने में पूरी मदद करें। बहुत बहुत थैंक यू अंकल। मेरे ख्याल से आज जो आपने इंस्पिरेशंस दी है या जो मोटिवेशंस दी है, उसमें समाज में अगर हम मतलब कुछ परसेंटेज भी आगे और बढ़ सके तो शायद एक बहुत बड़ा फंड हम इकट्ठा कर सकते हैं या बहुत बड़ा मैन पावर हम इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि हम समाज को आगे ले जाने में सक्षम हो सके। सुखराज जी सेठिया कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर से मैं एक बार सिर्फ उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। दीपक पुगलिया जी से रिक्वेस्ट है, हाथ काफी देर से खड़ा हुआ है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में दे दीजिए, मैं वो पूछ लूंगा। और उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास दुगड़ जी को कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए तैयार रहें। सुखराज जी। भाई साहब, एक बात भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगा, जो इनके शख्सियत का एक खास पहलू है, उदारता की दृष्टि से मैंने देखा है कि आप समाज के अनेक क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, किस तरह से उदारता से आप सहयोग करते हैं। अभी दिल्ली में हमने एक साउथ दिल्ली में भगवान जितो के अंतर्गत भगवान महावीर डायलिसिस सेंटर का एक आरएसएस की जगह के सहयोग से एक सेंटर स्टार्ट किया, और उस सेंटर को मैं आपको विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट की और आप वहाँ पर पहुंचे और प्रोजेक्ट को देखकर बड़ी उदारता से 5 मिनट में आपने प्रोजेक्ट डोनर के रूप में 2.5 करोड़ का अनुदान दिया। और मुझे मालूम है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कई स्कूलों को आप सहयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा है ना कि आज अभी सलील जी ने कहा भी समाज के लोग हैं वो आडंबर पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, यदि भाई साहब से हम यदि प्रेरणा लेंगे और समाज में कुछ व्यक्ति नहीं, हमारे समाज में सक्षमता भी बहुत है, यदि समाज के सारे सक्षम व्यक्ति आगे आए और कुछ अपना विसर्जन करें तो एक बहुत बड़ा फंड शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में टीपीएफ को मिल सकता है। बस यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत थैंक यू सुखराज अंकल। मेरे ख्याल से दीपक जी मैसेज नहीं टाइप कर पा रहे हैं, मैं दीपक जी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। दीपक जी। हाँ, प्रणाम महेंद्र बाबू। मेरी एक काफी दिनों से एक इच्छा है और मैं एक जानना चाह रहा हूँ, आप जैसे भामाशाहों के सहयोग से हमारे श्री डूंगरगढ़ में टीएसएस बोल के एक संस्था चल रही है जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने समाज में शायद बेजोड़ संस्था है, और एक गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और ये कोरोना के समय में मेडिकल हेल्प ही सबसे ज्यादा कारगर हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे भामाशाह तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है उनको एडॉप्ट करे या अपना समाज एडॉप्ट करके उसको चलाए, तो ये सबसे बड़ी मानवता के लिए और समाज के लिए सहायता होगी और उसमें अपने समाज के डॉक्टरों का भी योगदान रहेगा। ऐसी मेरी एक इच्छा है, इसके बारे में आपका क्या विचार? दीपक जी, समाज के किसी भी अच्छे काम में सभी को जुड़ना चाहिए, और जो आप बता रहे हैं संस्था बड़ी अच्छी बात है। इसका प्रपोजल आपको जय तुलसी फाउंडेशन को, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम को जरूर भेजिए, वो आगे हम सबको वितरित करेंगे और हम सबका, हमारा सबका पूरा ये मन में रहेगा कि ऐसे संस्थाओं की हम जब भी जरूरत हो मदद कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू अंकल। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नवीन जी पारक को कि आज जो धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं विकास दुगड़ जी, उनके बारे में कुछ कहें। नवीन जी।
थैंक यू सुनील जी। विकास जी दुग्गड़ हम अपने टीपीएफ की संस्था की तरफ से कहें तो वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व में इंटरनेशनल जोन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और काठमांडू के जाने माने और विख्यात केएल दुग्गड़ ग्रुप के डायरेक्टर हैं। एक युवा नेतृत्व और एक बहुत ही जुझारू हमारे टीपीएफ के मेंबर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास भैया से कि आज एक ये विशिष्ट शख्सियत जो टीपीएफ शिखर स्वर्ग की को जिन्होंने सुशोभित किया है, श्री महेंद्र जी नाटा का, आप वोट ऑफ थैंक्स द्वारा इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन करें। विकास जी दुग्गड़। थैंक यू नवीन भैया। मैं एक बार टीपीएफ परिवार की ओर से पुनः गुरुदेव के 59वें जन्म दिवस की अभिवंदना करता हूं और अनम्यूट करता हूं विकास दुग्गड़ जी को। विकास जी। आचार्य वर्ग के चरणों में सत सत वंदन। आज हमारे उपस्थित सभी भाई बहनों और महेंद्र जी नाटा जी को मैं जय जिनेंद्र कहता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि गुरु और धर्म संघ के ऊपर अपना विश्वास हरदम रखना, ये बहुत बड़ी सीख उन्होंने आज हम लोग को दी है। उन्होंने ये कहा कि भी ये आज जो विषम परिस्थिति चल रही है कोविड की, जो कि कोई को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है आगे, उन्होंने कहा कि भी धैर्य मत खोइए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पेसिमिस्टिक मत रहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, तो सब किस्म की बाधाएं दूर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने जो एक सबसे शुरुआत में कही कि भाई हम वेजिटेरियन हैं, जिसके कारण हम इस बीमारी से बचे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये कहा कि भी हम समाज वालों को सबको मिलके कैसे अपने समाज वाले जो परेशानी में आएंगे इस कोविड के कारण, उनको हम लोग को पीछे लग के उनको उससे उभारना है। ये बहुत अच्छी उनकी प्रेरणा है और हम चाहते हैं कि हम सबको इसमें लगे और सबको जो भी समाज में प्रॉब्लम आए उनको उभारें इसके लिए। और उन्होंने ये जो बात कही कि फाइट विल मेक यू टफर, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि भी अपने को लड़ते रहना पड़ेगा। और उनकी ये प्रेरणा से हम इस कोविड की महामारी से दूर होके अपने व्यापार को भी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। लाइफ इज नॉट सिंपल, प्लीज बी ऑप्टिमिस्टिक और आवश्यकता के अनुसार जो चीजों की आवश्यकता है अभी उसका बिजनेस करें। उन्होंने आज हमें बहुत क्षेत्रों में बहुत प्रेरणादायी स्पीच दी है। हमें ये विश्वास है कि उनकी ये स्पीच से ये हम इस महामारी से और ये कोविड की प्रॉब्लम से दूर होने में हमें बहुत मदद करेगी। उन्होंने जो ये हमें समय दिया, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और टीपीएफ के जो ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने ये स्पीच को ये ऑर्गेनाइज किया है, उन्हें भी बहुत धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूं। और सभी को अनुरोध करता हूं कि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े और इसका उपयोग उठाएं और लाभ उठाएं। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आप सबको तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे ये अवसर दिया कि आप सबसे समाज के लोगों से मैं साक्षात्कार कर सकूं और कुछ जो अपने जीवन में सिखाया बता सकूं। मुझे पुनः आप सबसे निवेदन, समाज के अच्छे कार्य से जुड़े और समाज की उन्नति में आप सब अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मैं बताना चाहूंगा अपना ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का लाइव वीडियो प्रसारित हो रहा था फेसबुक पे। जो नहीं देख पाए हैं व्यूअर्स, वो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो जो है पूरा का पूरा अवेलेबल है अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पर, वहां से देख सकते हैं। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अंकल।